साल 2023 में CLN प्लैनेट पर इंसानों ने पहली बार एक स्पेशल कंप्यूटर का यूज करके एक स्पेस टाइम बबल बनाया। इससे एनर्जी का रूल टूट गया क्योंकि स्पेस टाइम बबल के अंदर साइंस के तरीके बदल गए, जिससे क्वांटम एरिया में मैटर अपने आप पैदा होने लगा। इन नए बदलावों ने जुसिकी नाम के एक नए सिस्टम की नींव रखी। इसी वजह से साल 497 में इंसान जादुई पावर का यूज करने में कामयाब हुए और माना जाता है कि चौथी जादुई शक्ति तांबे से पैदा हुई थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर दिए गए लंबे चौड़े तरीके ही वो रास्ते हैं जिससे इंसानों ने जादुई पावर को सच करने की टेक्नोलॉजी हासिल की। इसके बाद तांबे जैसे जीव अब इंसानों के लिए खतरा नहीं रहे, बल्कि वे महज एक अनोखे टैलेंट की कैटेगरी से बाहर निकल आए। वे जन्म लेने वाले बन गए हैं और ये हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं, जियोस और जीना। दोनों जुसिकी सिस्टम का यूज करने वाले प्रसव एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। शॉर्ट में कहें तो जियोस काफी ईमानदार इंसान है। अगर तांबे के सिक्के अच्छे नेचर के होते और इंसानों पर हमला नहीं करते तो वो उन्हें पालना नहीं चाहता था। लेकिन जीना की सोच बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि एक प्रजनक होने के नाते उसे हर तरह के तांबे के सिक्के को पालना ही होगा। वो फाइट को सबसे बड़ा सम्मान मानती थी। जियोस का मानना था कि जीना की सोच उसके बड़े योद्धा खानदान से आई थी। फिर दोनों में बहस हुई और जब जीना ने जियोस के सामने दुखी होने का नाटक किया तो वे चुप हो गए। सच तो ये है कि जब बातें काम नहीं आती तो लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अचानक अलर्ट हो गए क्योंकि एक और ड्रैगन उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि ड्रैगन अक्सर खदान के मजदूरों की तरह जोड़ों में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो ड्रैगन अभी सामने आया था वो पहले वाले जितना आसान नहीं लग रहा था। काफी हाई लेवल की होने की वजह से जीना बिना किसी डर के हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जीना ने जुसिकी की मदद से एक आर्मर बनाया और फाइट के लिए तैयार हो गई। जीना ने आग वाले हमले को नाकाम कर दिया और कांसे के जीव के शरीर पर वार किया, जिससे वो चिल्ला उठा। उसके पीछे खड़े जियोस ने भी एक पावरफुल बिजली का गोला दागा, लेकिन कांसे के जीव ने एसिड थूककर पलटवार किया। एक झटका लगने के बाद दोनों को पीछे हटना पड़ा और जीना ने माना कि इस जीव से निपटना आसान नहीं था। जीव के जख्म धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और दोनों में से किसी को भरोसा नहीं था कि वे उसे हरा पाएंगे या नहीं। जियोस एक प्लान बनाना चाहता था, लेकिन जीना ने कुछ देर सोचने के बाद फिर से फाइट शुरू कर दी। जीना ने उसका ध्यान भटकाया ताकि जियोस उसकी छाती पर बने हीलिंग मंत्र पर हमला कर सके। गुस्से में भरे जीव ने जियोस पर झपट्टा मारा, लेकिन जीना ने उसे रोक दिया और एक जोरदार वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फाइट खत्म हो गई और दोनों घायल होकर शहर लौटते समय घुटनों के बल गिर पड़े। जियोस ने अफसरों से लगभग 1000 साल पुराने कांसे के जीव से निपटने की मेहनत के बदले पैसों की मांग की। हालांकि अफसरों ने उस जीव को अभी तक डेंजरस नहीं माना, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिला। भले ही जीना उस लापरवाह अफसर से काफी नाराज थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अगर उन्हें सचमुच किसी 1000 साल पुराने जीव का सामना करना पड़ा तो जियोस उसे हरा देगा। जीना का मानना था कि अगर वे मिलकर काम करते रहे तो उन्हें किसी से हार नहीं माननी पड़ेगी। यह कहकर जीना चली गई। इस बीच सरकार ताइवान के रिश्तों और जमीन के बंटवारे को लेकर आपस में बहस कर रही थी। रानी और होंग यी को यह अंदाजा था कि यह विवाद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप पड़ोसी देशों के साथ शांति बनाए रखना चाहता था, जबकि दूसरा ग्रुप अपनी पावर दिखाने के लिए जंग के लिए तैयार था। उनका देश अब दो मुश्किलों का सामना कर रहा था। एक तरफ फ्रांसीसियों और मिंग राजवंश के 7 शहरों के साथ जमीन का विस्तार और दूसरी तरफ दुश्मन की बढ़ती पावर। रानी इन दोनों मामलों को आपस में जोड़ना चाहती थी, लेकिन बहस के बीच ही साहसी भिक्षुणी हांग यी को अचानक बुलाया गया, क्योंकि दूत को उससे मिलना था। कुछ बातचीत के बाद होंग यी ने एक ऐसी खौफनाक बात का जिक्र किया जिसकी वजह से उसे दोबारा बुलाया गया था। और ऐसा लगता है कि होंग यी को जिस बात का डर था वो ठीक उसी समय दीमक की तलाश में निकली एक महिला की डेड बॉडी थी। अगली सुबह जियोस को खबर मिली कि जमीन का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, क्योंकि टीम किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। उसने एक नजर उस पर डाली, फिर उठा और काम पर चला गया। बाद में जियोस मार्केट गया और वहां उसकी मुलाकात हॉटन से हुई, जो फ्राइड फिश बेचने वाला उसका पुराना जानकार था। जियोस कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता था ताकि वो और मछली खरीद सके, क्योंकि वो हर दिन फ्राइड फिश नहीं खा सकता था। लेकिन हॉटन को पूरा भरोसा था कि उसकी फ्राइड फिश इलाके में सबसे बेस्ट है, और चूंकि जियोस उसका रेगुलर कस्टमर था, इसलिए हॉटन उसका फ्यूचर बताता था। उस ज्योतिषी के मुताबिक जियोस की मौत हो सकती है, उसे पैसों के मामले में बदकिस्मती का सामना करना पड़ सकता है, लड़कियों के साथ परेशानी हो सकती है, उसे कातिलों से अलर्ट रहना चाहिए और एक ऐसे पुजारी से भी बचकर रहना चाहिए जो उसके खिलाफ है। जियोस को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अंकल एल की कहानी जैसी लग रही थी। फिर उसकी मुलाकात एजिल नाम की एक महिला रिपोर्टर से हुई, जिसे पता था कि जियोस ने हाल ही में एक हाई लेवल ड्रैगन को हराया है। हालांकि जियोस को इस बात पर कोई घमंड नहीं था, क्योंकि इसे अभी तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं माना जा रहा था। और इसके अलावा एजिल ने अखबार में छापने के लिए जियोस की कोई फोटो भी नहीं ली थी।
क्योंकि जीना की फोटो से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और वो फिलहाल एक दूसरे केस में इंटरेस्ट ले रही है। ये केस एक ऐसे कातिल से जुड़ा है जो जियोस जैसे मजदूरों को टारगेट करता है और अब तक 3 पीड़ितों की डेड बॉडीज मिली हैं। तीनों ही काफी मजबूत थे, लेकिन तीनों का मर्डर एक ही दोपहर में कर दिया गया था। कातिल यकीनन कोई बहुत पावरफुल इंसान था और जैसे जैसे ये केस शहर के बीचों बीच आते जा रहे थे, जियोस को लगा कि चूंकि वो अक्सर दूसरे क्रिमिनल मजदूरों से निपटता था, इसलिए उसने काफी दुश्मन बना लिए होंगे। एजेल ने जियोस की सेफ्टी की दुआ की और फिर चली गई। इसके बाद जियोस जीना के घर गया और अब हमें समझ में आया कि जियोस को यहाँ की मछली इतनी बेकार क्यों लगती थी। यहाँ तक कि बिल्ली ने भी उसे खाने से मना कर दिया, इसलिए वो जीना को ढूंढने गया और उसे छत पर किसी तरह का कोई जादू टोना करते हुए पाया। वो ऊपर जाकर देखने लगा और वाकई जीना वहां कोई रस्म कर रही थी। जियोस ने माना कि पहली नजर में जीना वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे अच्छी तरह जानने के बाद ही पता चला कि जीना कितनी अजीब थी। बाद में जीना को जियोस की खराब एनर्जी का एहसास हुआ और जियोस ने सलाह दी कि जीना को अपने घर से सारी कुर्सियां और चेकिंग वाले टूल्स हटा देने चाहिए। क्योंकि जीना ने घर भर में ढेर सारी कुर्सियां और अलमारियां फैला रखी थी, इसलिए वो इसे आर्ट समझती थी और मुर्गियों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जियोस को भी मुर्गियां नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने जीना से जल्दी करने को कहा ताकि वे बात कर सकें। फिर जियोस ने सारे बचे हुए बिलों का एक बंडल निकाला और जीना को दिखाया, लेकिन जीना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब जियोस बिलों और पैसों की तंगी से परेशान था, तब जीना अपनी कमाई को बचाने के बजाय आराम से नए टूल्स और सामान खरीदने में उड़ा रही थी। जीना का ये बेफिक्र अंदाज जियोस को बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि महीने का गुजारा करना उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की तरह अनिश्चित था। फिर जीना ने जियोस से कुछ सामान लाने को कहा जो उसने पहले मंगवाया था, ठीक वैसे ही जैसे वो सिर लेने गई थी। उसका बॉस चाहता था कि जियोस अपनी पोस्ट के लिए उसका कर्ज चुकाए, क्योंकि एक हाई लेवल ब्लैक ड्रैगन को हराने के बाद उसके पास काफी पैसा होना चाहिए था। पर जियोस को समझ नहीं आ रहा था कि मालिक को कैसे पता चला कि ड्रैगन ने बूढ़े सरदार के रूप में भेष बदला हुआ था, जिससे वे दोनों धोखा खा गए थे। उसने न केवल उन्हें सही सैलरी नहीं दी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो उनकी इस कामयाबी के लिए उन्हें प्रमोशन भी दे रहा है। तभी जियोस ने देखा कि सड़कें भीड़ से भरी हुई हैं, तो मालिक ने उसे याद दिलाया कि एक फेस्टिवल आने वाला है। अपनी गलती का एहसास होने पर जियोस तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड वीना से मिलने गया, ताकि काम में बिजी रहने की वजह से छूटे हुए टाइम की भरपाई कर सके। वीना ने उनके लिए खाना बनाया था और जियोस ने ध्यान दिया कि खाने के मामले में उनकी पसंद एक जैसी नहीं थी। इसी बीच कार्डिनल को जियोस और जीना के बारे में जानकारी मिल गई थी। एक समय जियोस को इंपीरियल यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर का सबसे बेस्ट स्टूडेंट माना जाता था। हालांकि जियोस ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसे ये देखकर हंसी आती थी कि उन दोनों ने मिलकर ड्रैगन की मूर्ति बनाने वाले कातिल को हरा दिया था। इसी बीच एक और शिकार का सामना उस कातिल से हुआ और वो घिर गया। जियोस अचानक चौंक गया, जिससे वीना हैरान रह गई। हम जानते हैं कि उनके एक साथ आने की वजह यह है कि वीना जियोस को तब से जानती थी जब वे रिसर्च सेंटर में काम करते थे। और एक और शिकार को मारने के बाद कातिल ने अपने अगले मिशन के लिए इन दोनों मेन कैरेक्टर्स को टारगेट करने का फैसला किया। इसी बीच कार्डिनल के दुश्मनों को जब पता चला कि वो 7 शहरों के गठबंधन के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, तो वे बहुत नाराज हुए। लड़ाई के शौकीन होने की वजह से उन्होंने बिशप के प्लान्स को फेल करने की प्लानिंग की। उसी समय जियोस और वीना एक साथ सुहावनी सुबह का मजा ले रहे थे। जियोस ये देखने के लिए एक छोटा सा गेम खेल रहा था कि वीना उससे कितना प्यार करती है। उन्होंने आज साथ में फेस्टिवल जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले जियोस वीना के साथ कुछ और टाइम बिताना चाहता था। जैसे ही माहौल रोमांटिक होने लगा, फोन की घंटी बज उठी। फोन पर बात खत्म होते ही वीना अचानक जियोस से नाराज हो गई। वजह ये थी कि जीना ने जियोस को काम पर आने के लिए फोन किया था, जिससे जियोस और वीना का घूमने का प्लान चौपट हो गया था। जब जियोस पहुंचा तो उसने देखा कि जीना दूसरी महिलाओं से घिरी हुई है और जियोस को जीना का ये नखरे वाला बर्दाश्त बिल्कुल पसंद नहीं आया। भले ही जीना ने दावा किया कि महिलाएं अपनी मर्जी से उसके पास आती थीं और उसका कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन जियोस को बाद में ताज्जुब हुआ कि जीना को उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर कैसे मिला। जीना ने बताया कि वो पहले लाइब्रेरी में वीना से मिल चुकी थी और उसका नाम जानती थी, और ये भी कि वो जियोस की गर्लफ्रेंड है। इसी वजह से उसने जियोस की कॉन्टैक्ट डिटेल देखकर आसानी से उसका नंबर ढूंढ लिया। जीना को लगा कि जियोस की गर्लफ्रेंड कोई मार्शल आर्टिस्ट होगी, क्योंकि उसने उसे धमकी देने की हिम्मत की थी। लेकिन जियोस ने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल ऑफिस कर्मचारी थी। फिर दोनों एडवर्टाइजमेंट के बारे में बूढ़े मुखिया से पूछताछ करने गए और उसने दावा किया कि उसके जूनियर ने बिना उसके ऑर्डर के वो एडवर्टाइजमेंट लगाया था। इस बात को छोड़ दें तो हेडक्वार्टर से एक बड़ा अफसर उन दोनों से मिलना चाहता था। तब जियोस को एहसास हुआ कि वो हाई पोस्ट वाली अफसर हेलोडेल थी। जीना, जो उसकी पुरानी स्कूल फ्रेंड थी, ये जानना चाहती थी कि उन दोनों को क्यों बुलाया गया था। इसलिए हेलोडेल उन्हें कार्डिनल से मिलवाने ले गई।
उसने कहा कि वो उन दोनों को फेस्टिवल के लिए बॉडीगार्ड और गाइड के रूप में रखना चाहता है। जियोस को ताज्जुब हुआ कि जब उसके पास 12 पावरफुल योद्धा हैं, तो उसे 2 और लोगों को रखने की क्या जरूरत है। उसने समझाया कि वो फेस्टिवल में मजा लेना चाहता है, इसलिए वो ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जो गाइड और बॉडीगार्ड दोनों का रोल निभा सके। फिर भी यही बेहतर था। जियोस जानता था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी डेट कैंसिल करनी पड़ेगी, जो काफी निराशाजनक और टेंशन वाली बात थी। जियोस ने बताया कि ये फेस्टिवल राजकुमारी कहत की जीत की खुशी मनाने के लिए रखा जाता है, जिन्होंने इस शहर के लोगों को एक किया था और विदेशी राज के दौरान उन्हें जीत दिलाई थी। तब बिशप ने देखा कि जियोस इस काम में कुछ असहज लग रहा था, लेकिन उसने इसका विरोध किया। दूसरी तरफ जियोस को लगा कि बिशप फेस्टिवल्स का कुछ ज्यादा ही मजा ले रहा है और अपनी जिम्मेदारी को भूल रहा है। तब बिशप ने जियोस को दिखाया कि उसके पास एक चालाक योद्धा है जो रूप बदलकर उसका भेष ले सकता है। वो योद्धाओं को अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता था, क्योंकि उन्होंने कई बार उसकी जान बचाई थी। बाद में उसने आतिशबाजी देखी और उसे एहसास हुआ कि ये सब जुसिकी ने बनाई थी। बिशप ने इसे जादुई पावर समझा, लेकिन जियोस ने इसे सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी माना। बिशप ने जियोस को काफी मायूस इंसान बताया, लेकिन उसकी इस सोच की भी एक लिमिट थी। बिशप की तरह वो भी एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जहां लोग खुलकर हंस सकें और मजाक कर सकें। ऐसे समाज को बनाने के लिए वो धोखेबाजी करने को भी तैयार था। फिर बिशप ने जियोस को लंच पर इनवाइट किया। फिर मुझे और पूरे ग्रुप को पता चला कि लोग एक समझौते के खिलाफ विरोध कर रहे थे। ये समझौता हाई क्लास की जनजातियों और इंसानों के बीच जंग से बचने के लिए की गई एक शांति संधि थी। इस समझौते के तहत इंसानों को किसी भी ऐसी जनजाति को खत्म करने का राइट था जो बॉर्डर पार करके इंसानी इलाके में घुसने की हिम्मत करे। बिशप ने जियोस से पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि विरोधी बेवकूफ हैं? लेकिन जियोस ने दलील दी कि अगर किसी इंसान ने इस राज की वजह से अपना परिवार खो दिया, तो इस समझौते को गलत रियायत के रूप में देखा जाएगा। बिशप समझते थे कि पर्सनल सोच के हिसाब से समाज को चलाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद बिशप ने ग्रुप से कहा कि वे पुलिस द्वारा भीड़ को हटाने का इंतजार करने के बजाय पैदल ही चले। जियोस ने देखा कि एजियो भी अपने अखबार के आर्टिकल के लिए हेडलाइंस बनाने के लिए विरोध कर रही भीड़ में शामिल हो गया है। तब बिशप ने कहा कि वो घर जाके आराम करेंगे और जियोस के ग्रुप को जाने देंगे। उसे लगा कि उन्हें कुछ टाइम अकेले बिताना चाहिए और हर समय उसके पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए। फिर जीना चली गई, इसलिए जियोस और हेलोडियो कुछ ड्रिंक्स पीने चले गए। हेलोडियो को लगा कि जीना उसे ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन हेलोडियो को यह भी मानना पड़ा कि जीना जैसी पावरफुल शख्सियत बेहद भरोसेमंद होगी। हालांकि जियोस ने सिर्फ इतना कहा कि जीना एक तगड़ा, मजबूत शरीर वाला इंसान था, ऐसा नहीं कि वो कुछ छुपा सके। दूसरी तरफ हेलोडियो साइंस का मास्टर था, यानी वो बाहुबल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता था। इसके बाद हेलोडियो ने जियोस से पूछा कि क्या उसे कॉलेज के दिनों में बनाया गया जुसिकी याद है। जियोस इसे भूल नहीं सका, क्योंकि ये एक क्लासिक शरारत थी जिसे वे अक्सर करते थे। लेकिन अब जियोस इसका यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कानून के खिलाफ और बेहद डेंजरस था। इसके बाद जियोस ने हेलोडियो से पूछा कि क्या वो अपनी मंगेतर की मौत के सदमे से बाहर आ चुका है। हेलोडियो ने माना कि सेना में रहते हुए उसने एक बार बदला लेने के बारे में सोचा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि बदला लेने से किसी का भला नहीं होगा। वो शांति के उस रास्ते पर चलना चाहता था जो उसने खुद चुना था। वहीं दूसरी तरफ हेलोडियो ने उससे पूछा कि क्या वो अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर आ चुका है, लेकिन जियोस समझ गया कि ये हेलोडियो जितना आसान नहीं था और वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। इसी बीच गैंग के लीडर का सामना विरोधी गुट के कातिल से हुआ, जो उनका मुखबिर निकला और छुपकर उनकी हरकतों पर नजर रख रहा थी। वहीं जियोस नशे में धुत था और जीना उसे अपने साथ ले गई। जीना ने जियोस के ताने सुने, जिसमें जियोस ने अपनी फिजूल खर्ची को उनकी तंगी की वजह बताया। इसके अलावा जियोस का मानना है कि जीना से मिलने की वजह से ही उसका कॉलेज करियर बर्बाद हो गया, वरना वो अब एक रिसर्चर होता और अपनी मनचाही नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। लेकिन सड़क पर चलते हुए उन दोनों का सामना कातिल से होता है, यानी हम उन दोनों को तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही उसके सबसे प्यारे इंसान का मर्डर किया था। इसलिए जियोस तुरंत होश में आकर फाइट के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वे भिड़े, जियोस की एंटी ग्रेविटी पावर की वजह से वे दोनों हवा में उड़ गए। फिर उसने बदला लेने के लिए जियोस को पकड़ लिया, लेकिन जीना बीच में आ गई और ये साफ नहीं था कि वो क्या कह रही थी। जियोस समझ गया था कि उसकी पावर्स को रोकना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने उसे अंधा करने का जादू किया, जिससे जीना को पास आकर हमला करने का मौका मिल गया। फिर जियोस ने उस पर एक और एसिड हमला किया और उसे दीवार से चिपका दिया, लेकिन जीना ने अपना हाथ काटकर उसे फिर से उगा लिया और हमला किया, जिससे जियोस को जीना के साथ भागने के लिए एक और अंधा करने वाला जादू करना पड़ा। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है या असली कातिल कौन है, लेकिन फिलहाल उससे बचना ही बेहतर था।
बाद में पुलिस ने सिचुएशन को संभालने के लिए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, जबकि दूसरा हमलावर सीवर में भाग गया और गायब हो गया। अगली सुबह जियोस और जीना वेपन की दुकान के मालिक के घर पर सोने के बाद उठे। उसने उन दोनों से पिछली रात के किराए के बदले कुछ कामों में हेल्प करने को कहा, लेकिन मुखिया ने जियोस को तुरंत आने का ऑर्डर दिया। उसने बताया कि ड्रैगन का सिर चोरी हो गया है, इसलिए जियोस ने मुखिया को वो रत्न दिखाया जो उन्होंने पिछली रात कातिल से छीना था। मुखिया को पता नहीं था कि वो क्या है, इसलिए उसने कहा कि वो इसे किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएगा और बाद में उन्हें बताएगा। तभी जीना ने देखा कि मुखिया के पास जो रत्न था वो बहुत सुंदर था। उसने कहा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो दुश्मन की पावर को बेकार कर सकता है। इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि जियोस को ये घर जितना महंगा लगा, लेकिन जीना ने मालिक के साथ महीने का रेंट एग्रीमेंट कर लिया था, जिससे जियोस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर जियोस वीना के घर गया और वीना ने उसकी बात पूरी तरह समझ ली कि उसे एक जरूरी काम की वजह से अपनी डेट कैंसिल करनी पड़ी। उसने जियोस के नहाने के लिए पानी तैयार किया, क्योंकि पिछली रात सीवर में रहने की वजह से उससे बहुत बदबू आ रही थी। तभी वीना को एक और पीड़ित के बारे में पता चला जो अभी अभी मिला था, और जियोस के लिए वो काफी परेशान हो गई, क्योंकि जियोस हमेशा खतरे में रहता था। फिर जियोस ने मुखबिर वीनो को फोन करके पिछली रात के कातिल के बारे में जानकारी मांगी। जियोस द्वारा दी गई जानकारी के बेस पर वीनो उस इंसान की पहचान नहीं कर सका जिसकी उसे तलाश थी। चूंकि जुसिकी का यूज करने वाले शिकारियों के बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं था, इसलिए वीनो को सरकारी नेटवर्क में और गहराई से छानबीन करनी पड़ी और वो बाद में रिपोर्ट देगा। इसके बाद जियोस हॉटन की दुकान पर गया और वहां उसकी मुलाकात अजेल से हुई। उसने उसे कल के विरोध प्रदर्शन में देखा था। वो वहां सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए गई थी, लेकिन वो खुद शांति समझौते का सपोर्ट करती थी। वो समझती थी कि लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस समझौते की वजह से कई लोगों की पहचान छिन गई थी। वो अभी भी हाल ही में हुए मर्डर की जांच कर रही थी और हॉटन ने ये जानने के लिए एक भविष्यवाणी की थी कि क्या जियोस अगला शिकार होगा, और रिजल्ट ये निकला कि जियोस को क्लासिक कारों से अलर्ट रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने इस बारे में बात की, जीना अपनी कार तेजी से लेकर वहां पहुंची और हॉटन की दुकान से टकरा गई। फिर दोनों को जल्दी से अपनी मुश्किल सिक्योरिटी ड्यूटी को पूरा करना पड़ा। उसके बाद वे बिशप के घर पर गए और उनसे दोबारा मिले। वो 30 मिनट लेट पहुंचा, जिस पर जियोस ने ताना मारा, लेकिन चूंकि उसने जीना के शब्दों का यूज किया, इसलिए दोनों में बहस हो गई, जिससे बिशप को थोड़ा मजा आ गया। फिर उसने बताया कि उसे उस दिन एक कस्टमर से मिलना था, इसलिए वे बॉडीगार्ड के रूप में उसके साथ ही रहेंगे। फिर वो प्रार्थना करने के लिए एक चर्च में गए। उन्होंने जियोस से पूछा कि क्या वो गॉड पर भरोसा करता है, और लड़के ने साफ मना कर दिया। बिशप ने जियोस की बातों को गलत नहीं माना, लेकिन फिर भी जानना चाहा कि क्यों। जियोस का तर्क है कि अगर गॉड सच में होते तो दुनिया में ये तबाही न होती, और हेलोवेडल की मंगेतर और उसकी बहन को शाही खानदान और 7 शहरों के गठबंधन के बीच जंग की वजह से ही क्यों मरना पड़ा। बिशप मानते हैं कि गॉड इस तरह सामने आकर दया नहीं दिखाते, लेकिन इंसान को जीने के लिए खुद को दिलासा देना पड़ता है। वे ये भी जानते थे कि मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। इस दुनिया का कोई मकसद या मतलब नहीं था, इसलिए लोग सिर्फ जीने का नाटक ही कर सकते थे। सन्न के सभी वर्कर्स दुनिया के सच को जानने के लिए तरसते थे, लेकिन बिशप इसे घमंड वाली सोच मानते थे, क्योंकि सच हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन यही वजह है कि लोग इतनी खतरनाक फाइट करते हैं। जीना इस बातचीत को रोकना चाहती थी, और बिशप ने देखा कि जीना और जियोस हैरान करने वाले तरीके से एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। जियोस ने माना कि अगर जीना की सनक और खर्चीली आदतों को साइड में रख दिया जाए तो वो सच में एक भरोसेमंद पार्टनर थी। बिशप का गेस्ट बाद में आया, इसलिए जियोस को उसे जाने देना पड़ा और उसका वेलकम करना पड़ा। फिर गेस्ट को अंदर लाया गया और उसने बिशप को ग्रीट किया। जियोस ने बाद में उस गेस्ट पर ध्यान दिया, खासकर जब वो जीना के साथ अकेला था। दोनों जानते थे कि आने वाला शख्स स्पिरिट अलायंस के 7 शहरों का एक हाई पोस्ट वाला नुमाइंदा था। ये जानते हुए भी जियोस ने आगे की मुसीबत से बचने के लिए अनजान बनने का नाटक किया। हालांकि जल्द ही उन्होंने देखा कि बाहर तैनात गार्ड्स गायब हो चुके थे, इसलिए वे चेक करने के लिए बाहर गए। दोनों ने देखा कि गार्ड मर चुका है और तुरंत ही कई मिसाइलें उनकी तरफ आने लगी। हालांकि उन्होंने हमले को रोक दिया, लेकिन हमलावर अब सामने आ चुके थे, जिससे जीना को आगे बढ़ना पड़ा। जियोस ने दूर से हमला किया, लेकिन एक मिसाइल उसके पैर में जा लगी। उसने आग का यूज करके पास आ रहे दुश्मन को मार गिराया, लेकिन उस आदमी की बॉडी ब्लास्ट हो गई, जिससे उसे बिशप को अलर्ट करने के लिए अंदर पीछे हटना पड़ा। उसे भरोसा था कि कोई सीक्रेट भागने का रास्ता जरूर होगा, इसलिए उसने बिशप को छिपने की सलाह दी ताकि वो और जीना टाइम निकाल सके। उसने दलील दी कि उन दोनों की जान जा सकती है, लेकिन अगर बिशप जैसे बड़े इंसान की मौत हो जाती है तो जंग छिड़ने का चांस है, जिससे कई लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। बिशप ने जियोस के फैसले की रिस्पेक्ट की और उसे इनाम देने का फैसला किया।
बशर्ते वे सेफ बच निकले और फिर से मिले। इसके बाद जियोस जीना से दोबारा मिला और एक साथ हमला करने वाले कातिलों का सामना किया। जीना ने फाइट के लिए अपना आर्मर पहन लिया, जबकि जियोस पीछे हट गया और हमलावरों में से एक के तेज वार से घायल हो गया। जख्मी होने के बावजूद जियोस ने जादुई पावर का यूज करके हमलावर का मुकाबला किया और पहली लहर को कुछ देर के लिए रोक दिया। हमले की लीडर ने अभी अभी खुद को सामने लाया था, इसलिए वो अंधेरे में छिपी हुई थी और जुसिकी का यूज करके उन पर कई सुइयां दाग रही थी। जियोस ने तुरंत जवाबी प्लान बनाया और फिर जीना के साथ बाहर निकल भागा। जीना ने अपनी तलवार से हमले को रोक दिया, जिससे जियोस को महिला निंजा पर जोरदार पलटवार करने का मौका मिल गया। जख्मी होने के बावजूद जीना ने अपना मिशन पूरा किया और जवाबी हमला किया, जिससे जियोस को उसे रोकने के लिए अपनी पूरी पावर लगानी पड़ी। इसके बाद वो बेहोश हो गया और उसने सपने में अपनी बहन को अपनी मौत से पहले एक बार फिर मरते हुए देखा। जियोस की बहन ने उससे कुछ कहा, लेकिन वो पूरी बात सुन नहीं पाया। बाद में जब वो जागा तो उसने देखा कि वीना उसके पास खड़ी उसकी देखभाल कर रही है। जियोस के सेफ होने की राहत में वीना फूट फूट कर रोने लगी और उसे गले लगा लिया। बाद में डॉक्टर ने जियोस को बताया कि वो कुछ पलों के लिए बेहोश हो गया था और उसके जिंदा होने के सारे निशान गायब हो गए थे, इसीलिए वीना उसके होश में आने पर बहुत खुश थी। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे कि वो लगभग मौत के मुंह से वापस आया था और अब होश में है और पूरी तरह ठीक है। जियोस की कंडीशन नॉर्मल होने की बात पक्की होने के बाद डॉक्टर ने उसे आज ही डिस्चार्ज करने का फैसला किया। जियोस को सपने में याद आया कि उसे एक बड़े पंजे ने घसीटकर दूर ले जा रहा था और शायद उसी पंजे की वजह से वो बच गया। ओजीई नाम की नर्स ने देखा कि जियोस एक हंटर है और उसने कहा कि उसे जियोस की हेल्प की जरूरत है। बाद में जियोस ने न्यूज देखी और बिशप पर हुए जानलेवा हमले के बारे में जाना। उसने पक्के सबूत न होने पर भी बिशप के विरोधी की नाकामी की बुराई की। हालांकि इससे समझौते में बिशप के साइड को और सपोर्ट मिला और बिशप बाद में जियोस से मिलने आया। हेलोडियो ने जियोस को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जियोस ने उसे घसीटकर इस लफड़े में डाल दिया, इसलिए उसने उसे दूर किया। इसके बाद बिशप जियोस से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हेलोडियो को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहा। जियोस ने बताया कि वो पहले जिस इंसान से मिला था वो बिशप का हमशक्ल मात्र था। हालांकि उसे ये पक्का नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा इंसान असली बिशप है या फिर उसका कोई और हमशक्ल। उसे एहसास हुआ कि पिछली बार बॉडी डबल के कुछ हाव भाव और हरकतों से ये साफ हो गया था कि बताने वाला केवल पहले से मिले ऑर्डर्स को दोहरा रहा था और घटनाओं को जितना हो सके सही तरीके से दिखा रहा था। उसे ये भी पता था कि पिछला मर्डर का चांस खुद बताने वाले के जरिए प्लान किया गया था। आखिरकार 6 बॉडी डबल्स होने की वजह से ये चांस कम ही था कि जानकारी लीक हो जाए और उसकी हत्या किसी दूसरे इंसान के जरिए की जाए। उसने माना कि उसकी टीम में कोई गद्दार जरूर रहा होगा और तुरंत बाद जिस कार में हेलोडेल बैठा था उसमें ब्लास्ट हो गया। हेलोडेल ही गद्दार था। उसके पास जो फलों की टोकरी थी वो एक बम थी। उसने बताया कि हेलोडेल अपनी मंगेतर की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया था और ड्रैगनों के साथ जंग शुरू करने के लिए उसका मर्डर करना चाहता था। बिशप की बातें सुनकर जियोस को एहसास हुआ कि कातिल भी बिशप के ही गुर्गे थे। उसने उन्हें विरोधी ग्रुप में शामिल किया था और फिर जानबूझकर मर्डर के फेल प्लान की साजिश रची थी ताकि इस इलेक्शन में उसे फायदा मिल सके। उसका मानना था कि ये एक जरूरी कुर्बानी थी और एक बड़ी जंग को रोकने के लिए किया गया स्ट्रगल था। इस प्लान में उन्होंने अपने कई टारगेट पूरे कर लिए। उन्होंने जियोस को इसलिए शामिल किया क्योंकि उन्होंने देखा कि जियोस की सोच उनसे मिलती जुलती थी। हालांकि उनके कामों और तौर तरीकों में फर्क था, इसलिए वे चाहते थे कि जियोस उनके प्लान को देखे। और जिस तरह से उसने पूरी दुनिया को अपने हाथों में थाम रखा था, उसी तरह वो जीना के साथ टाउन हॉल से निकल गया। वो उन कई बातों को भी जानता था जिसका अंदाजा जियोस ने लगाया था। इससे हम समझ सकते हैं कि जीना कोई नॉर्मल क्रूर महिला नहीं है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जिस इंसान की वे दोनों पहले सेफ्टी कर रहे थे वो महज एक दिखावा था और उन्हें लगा कि ये बिशप एक डेंजरस इंसान है जिसे उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। फिर उन्होंने हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन बिशप की सेफ्टी के लिए एक हाई लेवल जुसिकी तैनात था। बिशप को उम्मीद नहीं थी कि दोनों ने उनके खतरे को भांप लिया है, लेकिन एक्शन लेने वाला उनमें से केवल एक ही था। सच तो ये है कि जो सिर्फ सोचना जानता है उसे धोखा देना, जो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर काम करता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। फिर जीना ये सोचकर चली गई कि बेहतर होगा कि वो अपना गेम यहाँ से दूर ही रखे। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे और मुसीबत आने से पहले ही चले जाना चाहिए। वीना लगातार जियोस की देखभाल कर रही थी क्योंकि वो खुद को खतरे में डाल रहा था, जिससे वो बहुत टेंशन में थी। जब जियोस मौत के कगार पर था तो उसे बार बार हॉस्पिटल जाकर उसकी केयर करनी पड़ी, इसलिए वो चाहती थी कि जियोस जंग में जाने से पहले उसे एडवांस में बता दे। कुछ दिनों बाद अगर जियोस डेड बॉडी के रूप में वापस आता है तो उसे मेंटली रेडी करने के लिए पूरी तरह ठीक होने के बाद जियोस जीना से मिलने गया। जीना ने कहा कि समझौते के लिए बातचीत अभी भी रुकी पड़ी है क्योंकि प्रजाति के नुमाइंदे मौजूद नहीं हुए हैं, जिससे ये हिंट मिलता है कि बिशप इसमें शामिल हो गया है।
फिर उसने वीनो से पिछले कातिल के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन उसे अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि दुकान के मालिक ने फोन करके उन्हें बताया कि जिस बायोलॉजिकल टिश्यू की जांच करने के लिए उन्होंने उससे कहा था, उसे जुस्की का यूज करके चेंज कर दिया गया है। उसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि ये क्या है, लेकिन जियोस जानता था। उसने उसे थैंक यू कहा और मशीन चालू कर दी। फिर दोनों प्लान बनाने लगे और जीना ने कुछ हाई लेवल घास काटने वाले वर्कर्स को काम पर रखने का सोचा, लेकिन जियोस ने दलील दी कि उनके पास उन्हें काम पर रखने के लिए पैसे नहीं है, न ही कोई क्लोज कॉन्टैक्ट है जिस पर वे भरोसा कर सके। हमेशा की तरह उसे खुद पर ही डिपेंड रहना पड़ा। कुछ ही देर बाद नर्स ओजीई ने हेल्प के लिए जियोस को बुलाया। वो उन दोनों को एक सुनसान गोदाम में ले गई और जियोस ने साफ साफ कहा कि वो अच्छी तरह जानता है कि नर्स ओजीई बिशप जेनोंग की नुमाइंदा है। जेनोंग उन दोनों को बिशप के दो दूसरे गार्ड्स बेलरिस और जेस्पर से मिलवाने ले गया। दोनों इस बात से हैरान थे कि जियोस और जीना को पता था कि ये एक जाल है, फिर भी वे उसमें कैसे फंस गए। जियोस जानता था कि बिशप उन दोनों का मुंह बंद करना चाहता है, लेकिन उसने सोते समय चाकू मारे जाने के बजाय इसका सामना करना बेहतर समझा। तब बेलरिस ने जियोस से फाइट करने के लिए एक स्पिरिट को बुलाया। जीना जेस्पर से फाइट कर रही है और दोनों तलवारबाजी करेंगे। वहीं जियोस को तांबे के जीव की आग उगलने की पावर से बचने के लिए गोदाम से भागना पड़ता है, लेकिन जेनोंग उसका पीछा करता है और तांबे में बदलकर जियोस पर लगातार हमला करता है। इसी बीच जेस्पर ने अपना आर्मर एक्टिव किया और जीना पर तलवारों की बौछार कर दी, जिससे जीना को पीछे हटना पड़ा और हमलों से खुद को बचाना पड़ा। जीना ने फिर तलवारों की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर जेस्पर को चाकू मार दिया। वहीं जियोस ने जहरीली गैस छोड़कर उन दोनों कांसे के जीवों को खत्म कर दिया। बेलरिस ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जेस्पर ने उसकी चाल भांप ली और उसे फेल कर दिया। बेलरिस पीछे हट गया, लेकिन अचानक जियोस के पास एक तुरूप का पत्ता था, इस जहरीली गैस का बनना। चूंकि ये बैन था, इसलिए जेस्पर अब जीना के साथ मुसीबत में पड़ गया था, क्योंकि उसे लगा कि सभी तलवारों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे बस उन्हें सीधा रखना था और ये तय करना था कि वे एक ही कमजोर पॉइंट पर न लगे। जेस्पर ने अब जीना के खिलाफ सीरियस होकर और पूरी पावर से लड़ने का फैसला किया। बेलरिस और गेनोंग भी आ गए और जियोस ये तय करने के लिए सामने आया कि जीना पर कोई ग्रुप हमला न हो, लेकिन दलाल को शक था कि ड्रामा अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि पूरे शहर में बांटे गए उसके पर्चे के बाद आखिरकार आखिरी कलाकार भी आ गया था। जियोस जानता था कि उनका सामना खतरनाक दुश्मनों से है, लेकिन जीना हार मानने को तैयार नहीं थी। जियोस ने गेनोंग की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन अचानक मुड़कर जेस्पर पर गोली चला दी। जेस्पर ने हमले को रोका और अपनी तलवारों से जियोस पर वार किया। जेनोंग उसे कुचलने ही वाला था कि जीना ने बीच बचाव किया, लेकिन बेलरिस ने उसे भी चाकू मार दिया। उसी मोमेंट कातिल वहां पहुंचा, जेनोंग का एक पंख काट दिया और फिर झपट्टा मारकर उसका दिल निकाल लिया। मुझे लगा कि ये सब नकली है और मेरा दिल टूट गया। जेस्पर और बेलरिस का इरादा मुझे जिंदा पकड़ने का था, इसलिए वे तुरंत आगे बढ़े। बेलरिस ने अपनी स्पेस पावर्स का यूज करके जेस्पर की तलवारों से खुद को बचाया, लेकिन तलवारों के सामने मैं पूरी तरह अजेय था और मैंने बेलरिस को हराने के लिए ग्रेविटी जादू का भी यूज किया। फिर उसने जेस्पर पर ग्रेविटी बॉल फेंकी, जिससे उसका आर्मर चकनाचूर हो गया। दोनों शिकारी भाई पल भर में हार गए, लेकिन दर्शक ये देखना चाहते थे कि जियोस और जीना मुझसे कैसे निपटेंगे। जियोस को ताज्जुब हुआ कि उसने उन दोनों की जान बचा ली और उसे भरोसा था कि केवल उसी को उनकी जान लेने का राइट है, किसी और को नहीं। जियोस को यह भी एहसास हुआ कि वो उस ड्रैगन सिंगर की वाइफ थी जिसे उन्होंने पहले मार डाला था। उसकी पावर ऐसी थी जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था, और जीना की तलवार पर पहले से बचा हुआ टुकड़ा उसी की पावर का हिस्सा था। जियोस को ताज्जुब हुआ कि उसने इंसानी शरीर क्यों चुना, और उसने दावा किया कि उसने इस बॉडी का यूज करके उन दोनों की जान लेने का प्रॉमिस किया था। जियोस को अब एहसास हुआ कि जिस हाथ ने उसे पिछली बार मौत के मुंह से बचाया था वो उसी का था। उसने एक बार जियोस की जान बचाई थी और फिर खुद उसकी जान ले ली। फिर उसने हमला किया और उन दोनों को उड़ा दिया। दोनों ने अपनी अपनी जगह वापस पाई और पलटवार किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उसके पास भी सेफ्टी शील्ड बनाने की एबिलिटी है। ये सब उसके पास मौजूद एक रत्न पर डिपेंड था। उसने उनके सभी हमलों को बेकार समझा और फिर से हमला कर दिया। तभी जियोस को चोट लगी और उसकी मौत हो गई, लेकिन वो एक बार फिर जिंदा हो उठा। उसे याद आया कि वो अभी अभी मरा था, लेकिन उसने जानबूझकर जियोस को दोबारा जिंदा किया था ताकि वो उसे 100 बार मार सके। जियोस को एहसास हुआ कि एक इंसान के रूप में उससे फाइट करने की कोशिश करना उसकी और जीना की गलती थी। इसके बजाय उन्हें उसे 1000 साल पुराना असली जीव मानकर सीरियस होकर लड़ना चाहिए था। फिर दोनों ने संभलकर जवाबी हमला शुरू किया। ड्रैगन ने एसिड से हमला किया तो जियोस ने जहर का यूज करके उसे बेकार कर दिया, और फिर बिजली का यूज करते हुए एसिड की धारा से ही जीना को झटका दिया, जिससे वो तुरंत पैरालाइज हो गई।
इससे पहले कि वो संभल पाती, दोनों ने कई भाले फेंके और जीना तेजी से आगे बढ़कर हमला करने लगी। जीना ने उस पर वार किया और जियोस को यह तय करने के लिए एक बार फिर बिजली का झटका देने दिया कि वो हार गई है। जब उन्हें लगा कि उन्होंने जीना को काबू कर लिया है, तभी जियोस ने पीछे से उस पर वार कर दिया। इसी बीच जीना को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। उसे लगा कि उन दोनों का दर्द उसके प्यारे इंसान की तकलीफों के सामने कुछ भी नहीं था। जियोस को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने तीखी बहस के जरिए एक दूसरे को इशारे करने शुरू कर दिए। जियोस ने सलाह दी कि अगर जीना के योद्धा कबीले के पास इस सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता है तो उसे अपनाना ही सबसे बेस्ट होगा। लेकिन जीना ने जियोस को चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान जा सकती है। जियोस को अब इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही मौत के कगार पर था। जियोस हमला करने ही वाली थी कि ड्रैगन ने उसका हाथ काटकर उसे अपनी जगह से हिलने से रोक दिया। लेकिन जीना ने मौका न गवाते हुए अपनी तलवार गोले की तरफ फेंक दी, जिससे जियोस को उसे रोकना पड़ा। फिर जियोस ने अपनी पहले से बैंजुसिकी पावर का यूज करके जियोस की परीक्षा ली। फिर दोनों उसके पास आए और उससे पूछा कि वो उस गोले की सेफ्टी क्यों कर रही है, जिस पर उसने माना कि वो ड्रैगन जैसे जीव का सिर है। उसने दोनों के सामने अपनी हार मान ली और जियोस ने पूछा कि उसने बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट क्यों नहीं किया। उसने जवाब दिया कि असली दुश्मन तो वे दोनों ही थे जिन्हें उसे खत्म करना था। दूसरे लोगों ने उस पर हमला केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसे उकसाया था, इसीलिए उसने पलटवार किया। उसका इस मामले में किसी बाहरी इंसान को शामिल करने का कोई इरादा नहीं था और उसे अपने टीचर के बदले की इच्छा पूरी न कर पाने की वजह से परलोक में अपने प्यारे लोगों का सामना करने का भी डर था। इसके बाद उसकी मौत हो गई और जियोस एक प्राइवेट क्लिनिक में जागा। उसकी मुलाकात जियान से दोबारा हुई, जो एक डॉक्टर थी और जिसे वो जानता था। उसके पास जुसिकी की हीलिंग एबिलिटी थी और उसने जियोस और उसके कटे हुए हाथ को पूरी तरह से ठीक कर दिया। जियोस खुश था कि उसका हाथ अभी भी उसके पास था, क्योंकि लोग अजीब तरीकों से जियोस की बॉडी पर जानवरों के अंग लगाना चाहते थे। उसने जियोस से पूछा कि क्या वो पीटर की अपग्रेड सर्विस का एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे केवल टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है। तब जियान ने जियोस को याद दिलाया कि कोई उससे मिलने आया है। इसके बाद जियोस बिशप से मिलने चला गया। वो अच्छी तरह जानता था कि बिशप पिछले दिन हुई सारी घटनाओं को बस बैठकर देख रहा था। जियोस जानता था कि बिशप ने ग्रुप्स के बीच बैलेंस बनाने का अपना टारगेट पूरा कर लिया था। सबसे पहले उसने गद्दार के जरिए किए गए फेल मर्डर के प्लान की साजिश रची, ताकि विरोधी ग्रुप को उस जमीन से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके जिसे वो साम्राज्य को सौंपने वाला था। 7 शहरों के गठबंधन के बारे में उसने ड्रैगन जाति के साथ समझौते को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करने का प्रॉमिस किया और ड्रैगन जाति के साथ उसने उन 2 ड्रैगन इंसानों को खत्म करने का भी प्रॉमिस किया जिन्होंने उनका घोंसला खोदा था। और वे 2 ड्रैगन इंसान वही सिंगर ड्रैगन थे जिन्हें जियोस और जीना ने मार डाला था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन जाति सिर्फ उन 2 सिंगर ड्रैगनों के लिए समझौता करने को तैयार हो जाएगी। बिशप ने बीच में ही दखल दिया और अनाउंस किया कि वे दोनों ठीक उसी तरह सक्सेसफुल हुए हैं जैसा उन्होंने प्लान बनाया था। बिशप ने हर चीज के लिए एक प्लान बनाया था और वो चाहते थे कि जियोस उनकी इच्छा के मुताबिक उसे लीड करे। जियोस को पूरी साजिश का पर्दाफाश करना था, ताकि ये साबित हो सके कि वो सच में वही ऑब्जर्वर था जिसे बिशप ने चुना था। उसके जरिए पैदा किए गए सस्पेंस को खत्म करने के लिए किसी की जरूरत थी। बाद में जीना आई और उसे एहसास हुआ कि उसे पहले ही हटा देना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन दोनों ने ठीक वही किया था जो वो चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को इनाम के तौर पर यह पोस्ट बरकरार रखी। चाहे जियोस ने इसे माना हो या नहीं, उसने माना कि बिशप की इंटेंशन बुरी नहीं थी। उसे केवल उनके कामों से एतराज था, लेकिन बिशप केवल उन बातों की वजह से नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर वो लोगों के लिए शांति तय करना चाहते थे तो जरूरत पड़ने पर वे पूरी जाति का सफाया करने के लिए भी तैयार थे। फिर वो ये पूछते हुए चला गया कि क्या वे उसकी टीम में शामिल होना चाहेंगे। उसने उन्हें अच्छी सैलरी और कर्ज से आजादी का ऑफर दिया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। इसके बाद जियोस ने जीना से पूछा कि इस मुश्किल एक्सपीरियंस से उन्हें क्या फायदा हुआ, और जीना ने कहा कि केवल जिंदा रहना ही सबसे बेस्ट रिजल्ट था। पेंटर के लिए खारेपन को बचाकर रखना सबसे ऊपर है। और फिर हमारी मुलाकात रेमेडियस से होती है। सरकार का कैदी वो एक मुजरिम है जो फिलहाल जेल में बंद है। ये लड़की नासिया है। लोग अक्सर रेमेडियस के लिए खाना लाते और उससे बातें करते थे। रेमेडियस में अपनी लाइफ में देखी हर चीज को याद रखने की एबिलिटी थी और उसे भरोसा था कि वो नासिया के जियोस लौटने को कभी नहीं भूलेगा। वो वीना के साथ खुशनुमा पल बिता रहा था कि अचानक उसे एक फोन आया। जब वो जीना से दोबारा मिला तो वो साफ तौर पर नाराज दिख रहा था, क्योंकि उसे अभी अभी जीना की वजह से हुई कई प्रॉब्लम से निपटना पड़ा था, जिससे उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी और उसका सारा मजा किरकिरा हो गया था। जीना ने इस बारे में जियोस को चिढ़ाया था
और अचानक डायरेक्टर का फोन आया, जिसमें उन दोनों को फ्रूट प्लांटेशन सेंटर पर जाकर एक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कहा गया। जब जियोस और जीना फायर स्टेशन पहुंचे, तब तक पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस को उन दोनों जैसे फायर फाइटर से खास लगाव नहीं था, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए उनके पास हेल्प मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने बताया कि एक फायर फाइटर तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा अभी भी अंदर फंसा हुआ था। जियोस ने घर के अंदर से आ रही अनाउंसमेंट को सुना और अंदर मौजूद स्टाफ को लगातार हेल्प के लिए पुकारते हुए सुना। बिना देर किए जियोस और जीना तुरंत अंदर गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि अंदर फंसे सभी लोग मर चुके थे। जियोस को उन पर बहुत तरस आया, क्योंकि वे पहले से ही अपनी जॉब से बहुत कम कमाते थे और अब उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। आइडियली उनके परिवार को सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन तभी दोनों को अंदर कुछ महसूस हुआ और वे सावधानी से अंदर चले गए। अचानक एक चिपचिपा लिक्विड नीचे टपकने लगा, इसलिए उन्होंने ऊपर देखा और वहां एक मॉन्स्टर को छिपा हुआ पाया। जियोस ने तुरंत हमला किया, लेकिन पाया कि उसके पास एक सेफ शील्ड थी। उसने अपने टेंटिकल्स बढ़ाकर जीना पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे जीना को पीछे हटना पड़ा। जीना ने अपनी जैकेट उतार दी और आगे बढ़कर उसके कुछ टेंटिकल्स पर वार किया, लेकिन वे टेंटिकल्स तो बस उसके लिए लालच थे, ताकि वो अपनी जहरीली गैस छोड़ सके। उन दोनों को जहरीली गैस से बचने के लिए दीवारें तोड़नी पड़ी, क्योंकि ये मॉन्स्टर बेहद पावरफुल और डरावना था। जीना के योद्धा कबीले ने भी सलाह दी थी कि अगर उनका सामना इस तरह के मॉन्स्टर से हो तो भाग जाना ही सबसे बेस्ट है, और जियोस भी इस समय यही करना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि अगर उन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं किया तो कोई रास्ता नहीं बचेगा, और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने बिल आपस में बांट लिया। जियोस एक छिपे हुए स्थान पर छुप गया और उस पर बिजली का झटका मारा, जिससे वो गिर पड़ा और जीना को उसे आखिरी वार करने का मौका मिल गया। ये जीव डेंजरस इसलिए था क्योंकि ये इंसानों को खाता था और उनकी बॉडी का यूज दूसरों को जलाने के लिए करता था, जिससे दया जागती थी और एकता का एहसास होता था। लेकिन जीना इतनी आसानी से इस जाल में नहीं फंसने वाली थी। कुछ ही समय बाद एक जिंदा पार्ट ने अचानक जियोस पर हमला कर दिया, लेकिन किस्मत से उसे लैगन नाम के एक इंसान ने बचा लिया, जो एक प्राइवेट यूनिट का मेंबर था और इस तरह की प्रॉब्लम्स में पुलिस की हेल्प करने में एक्सपर्ट था। क्योंकि उनकी टीम को कहीं और किसी काम से जाना पड़ा, इसलिए पुलिस ने उन दोनों को उनकी जगह बुला लिया। लैगन ने दलील दी कि मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म करना ही उसे सचमुच मारना होगा और वे पहले जैसी लापरवाही नहीं बरत सकते थे। तभी मॉन्स्टर ने उस शाम शुरू होने वाली पार्टी के बारे में कुछ कहा। लैगन ने बताया कि मॉन्स्टर को देखे जाने का ये चौथा पक्का केस था और उसे उम्मीद थी कि ये किसी भयानक घटना का हिंट नहीं है। अगले दिन जियोस ने देखा कि मॉन्स्टर वाली घटना न्यूज में छपी थी और बूढ़े सरदार ने बेशर्मी से उन दोनों के काम का सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। फिर जियोस हॉटन की दुकान पर रुका और वहां उसकी मुलाकात फिर से अजेल से हुई। उसने बताया कि वो कल के एक बड़े केस में शामिल थी और आज एक नए केस की पैरवी करेगी। उसने सुना था कि एक दूर के देश का सरकार विरोधी संगठन हाओ क्वांग शहर की तरफ आ रहा है। अजेल को नहीं पता था कि उनके पास म्यूजिक है या नहीं, लेकिन वहां का लीडर जश्न मना रहा था। वो पहले बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन पावर में आने के बाद से वो एक जालिम बन गया है जो गरीबों पर जुल्म करता है। कोई नहीं जानता कि वो क्यों बदल गया, लेकिन अजेल का मानना है कि इसकी कुछ वजह वहां के हालात हैं। बाद में जियोस जीना के घर गया और उसे फिर से फर्नीचर बनाते हुए पाया। जियोस चाहता था कि जीना फोकस करे, क्योंकि उनके घर गेस्ट आने वाले थे, लेकिन जीना ने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि जियोस को सिर्फ फाइट में इंटरेस्ट था। लोगों को चाकू मारना जियोस की खासियत थी, जबकि खुद को चोट पहुंचाना जियोस की आदत थी। जियोस गुस्से में आ गया और उसने चीजें और अपनी फिल्म फेंक दी और जीना के फर्नीचर को तोड़ दिया, जिससे जीना ने अपनी तलवार निकाल ली और जियोस को जान से मारने की धमकी दी। जियोस ने अपना बचाव किया, लेकिन जीना ने बीच में आकर उसे रोक दिया। जीना ने गौर किया कि जियोस हमेशा महिलाओं के पीछे छुपता रहता था, पहले एक क्लासमेट के रूप में और अब एक गर्लफ्रेंड के रूप में। इसके बाद जीना ने जियोस से उस क्लासमेट के बारे में पूछा जिसका उसने जिक्र किया था, जिस पर जियोस ने जवाब दिया कि हर किसी का पहला प्यार होता है। कस्टमर बाद में आया, इसलिए जीना पहले काम पर चली गई और फिर जियोस अपने कस्टमर से मिला, जो खुद को रजेल ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बता रहा था, जो साम्राज्य का एक मेन पार्टनर था। जियोस को ताज्जुब हुआ कि उस जैसी मैच्योर महिला को उस जैसे इंसान से क्या चाहिए, और उसने जियोस को रेमेडियस के बारे में बताया। वो इस दुनिया के वामनुका सेन का पोता था, यानी वो एक रॉयल लेवल का वॉरियर था। रेमेडियस ने ही रजेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादातर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था। बेसिकली 2 साल पहले रेमेडियस को हैमर ऑफ ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए किडनैप कर लिया गया था और तब से वो बंदी है। लगभग 10 लोगों से बातचीत के बाद रेमेडियस को जल्द ही इस शहर में फ्री किया जाएगा। जीना जानना चाहती थी कि उनका मिशन क्या है और उस महिला ने बताया कि उन्हें इन 12 लोगों को सेफ जगह तक पहुंचाना है।
इसके बाद जियोस को पुलिस स्टेशन बुलाया गया ताकि वो फायर स्टेशन में हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सके। हालांकि असल में लागोंडे ने ही पुलिस को जियोस को वहां बुलाने का इंतजाम किया था। उसने बताया कि हाल ही में मॉन्स्टर्स के दिखने की घटनाएं अजीब तरीके से अनियंत्रित थीं और अफसरों ने जियोस जैसे प्राइवेट हंटर्स से इस सिचुएशन से निपटने में हेल्प की रिक्वेस्ट की थी। इसलिए वो इस मामले में जियोस के साइड का साथ देना चाहता था। जियोस मना करना चाहता था क्योंकि उसे हाल ही में एक प्राइवेट कमीशन मिला था, लेकिन लागोंडे इसी चांस का वेट कर रहा था। वो तुरंत एग्री हो गया क्योंकि वो सब कुछ खुद संभालना चाहता था। उन्हें बस उसका सपोर्ट करना था और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे काफी पैसा और फेम मिल जाएगा। इसी बीच रात के अंधेरे में नए विलन सामने आने लगे और अब बिशप की अंगूठी जियोस के हाथ में थी। उसी समय हमारी मुलाकात रेमेडियस से होती है, जो अब टोनी स्टार्क से काफी मिलता जुलता है। यहाँ के लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसकी कंपनी ने इस देश को वेपन्स बेचे थे जिससे गणतंत्र जंग में धकेल दिया गया था। लेकिन रेमेडियस ने अपनी खुद की बचाव तकनीक बनाकर उनसे लड़ने के बजाय उन्हें इन वेपन्स के बारे में सलाह दी और उनका यूज करते समय हादसे से बचने में उनकी हेल्प की। इसी वजह से उसने कई लोगों का भरोसा जीत लिया और कुछ दिनों बाद मॉन्स्टर फिर से सामने आए और लागोंडे की टीम के जरिए खत्म कर दिए गए। इस बीच जियोस का ग्रुप प्लान के मुताबिक अपने कस्टमर से मिलने के लिए आगे बढ़ा और फिर कस्टमर जियोस और जीना को मीटिंग पॉइंट पर ले गया। यहाँ जियोस को ये बात और भी साफ तरीके से समझ में आई कि हैमर ऑफ ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में पब्लिक के जरिए बनाया गया एक ग्रुप था जिसका मकसद गणतंत्र पर शासन कर रहे जालिम को उखाड़ फेंकना था। फिर उनकी मुलाकात हैमर ऑफ ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के एक स्वघोषित लीडर से हुई। जियोस को एहसास हुआ कि ये इंसान बहुत पावरफुल था। कस्टमर ने रेमेडियस से मिलने की रिक्वेस्ट की और फिरौती की रकम भी मांगी। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई, कस्टमर ने कंपनी की टेक्नोलॉजी का यूज करके रेमेडियस की पहचान वेरीफाई करने की रिक्वेस्ट की ताकि दूसरा पक्ष नकली ना हो। वेरिफिकेशन से उसकी सच्चाई पक्की होने के बाद डील शुरू हुई, लेकिन अचानक रेमेडियस बेहोश हो गया और हैमर ऑफ ग्लोरी का यूज करने वाला पक्ष उसके खिलाफ हो गया। उन्होंने सोल्जर्स को मार डाला और फिरौती की रकम ले ली, साथ ही रेमेडियस को भी बंदी बना लिया। फिर उन्होंने मुमकिन है जुसिकी का यूज किया जिससे जहरीली गैस पैदा हुई। खुशनसीबी से जियोस ने जादू का यूज करके खुद को जीना और अपने कस्टमर को बचा लिया, जिससे लूट का प्लान फेल हो गया। इसके बाद रेमेडियस ने हैमर ऑफ ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके ठिकाने पर खुशी खुशी जश्न मनाया। फिर नासिया ने रेमेडियस को इस जमीन की एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले गणतंत्र पर एक क्रूर राजा का शासन था और अपने बच्चे की मौत से दुखी एक लेडी ने नरक पर्वत पर पनाह ली, लेकिन नाकाम रही। वहां उसकी मुलाकात समाक के वंशज से हुई जो उसका सच्चा प्यार था। उसे पहाड़ में कैद कर दिया गया था और उस लेडी ने अपनी पावर दोबारा पाने के लिए उस जीव को अपना शरीर खाने के लिए सौंप दिया। इसके नतीजे में वो जीव भाग निकला और उसने क्रूर राजा का मर्डर कर दिया। तब से बदला लेने की इच्छा रखने वाला कोई भी इंसान उस जीव के जरिए अपनी विश पूरी करवाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर देता है। मौजूदा गणतंत्र के लोग भी इस पुरानी कहानी पर भरोसा करते हैं, इसलिए हैमर ऑफ ग्लोरी ने मौजूदा तानाशाह को खत्म करने के लिए वारिस बनने का फैसला किया। रेमेडियस ने भी इस देश का सच देखा। उसने जो वेपन बनाया था वो शुरू में शांति के लिए था, लेकिन अब इसका यूज बुराई के लिए किया जा रहा है। कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? यही आयरन मैन टोनी स्टार्क की कहानी का रेफरेंस है। कस्टमर अब बेहद निराश थी क्योंकि उसने अपना पैसा और अपना पोता दोनों खो दिए थे। उसे एहसास हुआ कि रेमेडियस को शतरंज के सपनों से दूर करके कंपनी के लिए रिसर्च पर ध्यान लगाने के लिए कहने में उसने गलती की थी, और अब उसे फिक्र थी कि रेमेडियस देख लेगा कि उसके जरिए बनाए गए वेपन्स का यूज गणतंत्र में बुरे इरादों के लिए किया जा रहा है। इसलिए उसने उन दोनों को हैमर ऑफ ग्लोरी का यूज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाने और रेमेडियस को वापस लाने के लिए काम पे रखा। जब वे जा रहे थे, जीना को जल्द ही पता चला कि उनका पीछा किया जा रहा है, इसलिए जियोस ने जांच की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीछा करने वाला भाग गया था। जीना को यह सब बहुत परेशान करने वाला लगा और उसे एहसास हुआ कि उसे शुरू से ही मना कर देना चाहिए था। घर पहुंचकर जीना ने दोबारा फर्नीचर जोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसे यकीन था कि उसने जो अलमारी अभी बनाई थी वो बहुत मजबूत थी। जीना ने जियोस से शेखी बघारी कि वो उसके अंदर आराम से बैठ सकती है, इसलिए जियोस खुद देखना चाहता था। जब जीना अंदर गई तो जियोस ने अलमारी को ताला लगा दिया और उससे कहा कि अगर वो बाहर जाना चाहती है तो उसे कीमत चुकानी होगी, वरना जीना अपनी बनाई हुई अलमारी को बर्बाद कर देती। जीना पहले ही कम पैसे देने के लिए एग्री हो गई थी, लेकिन जियोस ने सिचुएशन का फायदा उठाया, इसलिए जीना ने अलमारी तोड़ दी और जियोस से बदला लेने का फैसला किया। लेकिन जियोस ने उसकी बात अनसुनी कर देती क्योंकि लैगून का फोन आ गया था। दोनों को लैगून के ऑफिस में बुलाया गया, जहां उसने उन्हें अपने सीनियर्स से मिलवाया। पहले इजी, फिर जबेरा और आखिर में उसके वाइस प्रेसिडेंट। इजी को भरोसा नहीं था कि जीना उतनी पावरफुल है जितनी अफवाहें थीं,
इसलिए उसने तुरंत उससे लड़ने की कोशिश की। इजी ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपना बचाव किया, इसलिए जबेरा को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा। फिर उसने जियोज से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और जब जियोज ने हाँ कहा तो उसने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इजी ने कहा कि जबेरा का बिहेवियर उसकी फीलिंग्स के मुताबिक बदलता है, और बाद में उन्होंने ये पता लगाने का तरीका फिर से सीखा कि वो मॉन्स्टर वास्तव में क्या था। चूंकि वाइस प्रेसिडेंट की डिटेल काफी उलझन भरी थी, इसलिए ये समझना ही सबसे अच्छा था कि ये मॉन्स्टर इंसानों से एक अलग जीव था, जिससे उसके विचारों और इरादों को समझना मुश्किल हो जाता था। जियोज ने देखा कि वे सेंटर के करीब आ रहे हैं, तभी अचानक एक भिक्षु आया और उनके लिए एक गिफ्ट लाया। दोनों विलेंस एक खिलौने के महल पर खड़े थे और उन्होंने अनाउंस किया कि नाटक ऑफिशियल रूप से शुरू होने वाला है। एक जादुई घेरा सामने आया और भिक्षु को एक धुंधले मॉन्स्टर में बदल दिया, जिसने लैगॉन के आदमियों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसलिए उसने जवाबी हमले का ऑर्डर दिया। क्योंकि उसके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी, जिसके कारण लैगन को अंदर घुसकर उसे तोड़ना पड़ा, मॉन्स्टर भाग गया। बिगी ने अपनी चढ़ने वाली छड़ी से उसे बांध दिया। जीना तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंची और हमला किया, और जबेरा ने उस पर जोरदार प्रहार किया। फिर ग्रुप किनारे पे पहुंचा और वहां उनका सामना 2 विलेन से हुआ। वे लड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने ग्रुप को धमकी दी कि अगर वे लड़े तो उन्हें नुकसान होगा, इसलिए उन्हें अपने वेपन्स डालने होंगे। वे आज केवल उस जोकर का स्वागत करने आए थे जिसने अपना इंट्रोडक्शन एम्पुरा के रूप में दिया था। कवचधारी कैरेक्टर गैलन था और लैगन ने उन्हें महान अकमा के रूप में पहचान लिया। फिर उन्होंने जियोज के हाथ में मौजूद अंगूठी को अपने खानदान का खजाना बताया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियोज जैसे नॉर्मल इंसान को ये कैसे मिल गया। फिर उन्होंने नियमों में थोड़ा चेंज किया और अनाउंस किया कि पार्टी 3 दिनों में खत्म हो जाएगी, और वे चले गए। लैगन को बिल्कुल नहीं पता था कि वे क्या साजिश रच रहे हैं, जबकि जियोज को एहसास हुआ कि बिशप ने शायद एक बार फिर ये सब किया है। बाद में रेमेडियस ने लगातार हैमर ऑफ ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हुए गणतंत्र सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए और एक के बाद एक जीत हासिल की। ऑर्गेनाइजेशन का रेमेडियस पर भरोसा धीरे धीरे बढ़ता गया। जब एक कमांडर ने रेमेडियस से पूछा कि घर लौटने के बजाय यहीं रुककर उनका नेतृत्व करने का ऑप्शन क्यों चुना, तो उसने जवाब दिया कि उसने यहाँ सच देख लिया था। जो चीज खुशी लाने वाली थी वो जुल्म लेकर आई थी। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं बदल सकता था, इसलिए रेमेडियस एक्शन लेना चाहता था। हालांकि वो जानता था कि उनके कामों में वायलेंस शामिल है, फिर भी रेमेडियस उस वायलेंस को एक अच्छे मकसद में बदल देगा। इसी बीच लैगॉन की टोली भिक्षु और मरे हुए इंसान के लिए अंतिम संस्कार कर रही थी। लेकिन जब जीना आगे आई तो लैगॉन को लगा कि वो उनके जरिए किए जाने वाले रीति रिवाजों को नहीं निभा सकता, इसलिए उसने वॉरियर कम्युनिटी के रीति रिवाजों को फॉलो करने का फैसला किया। एक प्रार्थना पढ़ी और फिर अपनी तलवार उठाकर अनुष्ठान खत्म किया। गैयस को लगा कि वे बेकार में दुख मनाकर बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं। सभी लोग गैयस को गद्दार मानते थे, लेकिन लैगन उनसे सहमत था, क्योंकि उनके साथियों का अभी अभी महान एकमास ने मर्डर कर दिया था, इसलिए उन्हें बदला लेना था और एकमास को वापस नरक में भेजना था। बाद में लैगन ने गायस को विलेन का रोल निभाने देने के लिए माफी मांगी, लेकिन गायस जानता था कि लैगन ने उसे इसी वजह से प्रोग्राम में बुलाया था। लैगन ने उन दोनों को टीम में रखने का ऑफर भी दिया, लेकिन नॉर्मली दोनों ने मना कर दिया। लैगन को लगा कि वो उनके गुरु की जगह लेने के लिए पूरी तरह काबिल नहीं है, लेकिन गैयस और जीना दोनों चाहते थे कि जाने से पहले वो अपने शब्दों को वापस ले ले। लैगन ने उन्हें बताया कि उसके आदमियों ने अभी अभी शहर में उनके एक पुराने दोस्त को देखा है। उन दोनों को नहीं पता था कि वो इंसान वहां क्यों था। इसके बाद गैयस ने वीनो से पूछा कि हाउ गुआंग हैमर के मामले में उसकी जांच कितनी आगे बढ़ी है। वीनो ने खुलासा किया कि रागेल कॉर्पोरेशन के अंदर कोई इंसान सीक्रेट तरीके से हाउ गुआंग हैमर को कॉर्पोरेशन के वेपन्स दे रहा था। पिछली मीटिंग का एक मकसद वेपन्स की सप्लाई करना भी था। जानकारी कम होने की वजह से विनो हाउ क्वांग हैमर का बेस नहीं ढूंढ सका। कुछ ही देर बाद जिस कस्टमर की वे तलाश कर रहे थे, उसका बॉडीगार्ड अचानक सड़क के उस पार सामने आ गया। हान ने उन्हें अपने पीछे दौड़ाने के लिए उकसाया और उन्हें एक छोटी सी गली में ले गया। दोनों को तुरंत पकड़ लिया गया और बांध दिया गया, लेकिन गैयस को ताज्जुब हुआ कि हान ने उन्हें पकड़ने के बाद उनसे निपटा क्यों नहीं। हान ने बताया कि उसका सीनियर अफसर उन दोनों से मिलना चाहता था। गैयस को जल्द ही एहसास हो गया कि वे दोनों हान के सीनियर अफसरों के साथ इंपॉर्टेंट पोस्ट पर थे, इसलिए अब कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। फिर उन्हें एक मिलिट्री इलाके में ले जाया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल से मिलवाया गया। वो रानी के जरिए बनाए गए स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर था, और अब जीना समझ गई थी कि वो आदमी सोल्जर जैसा क्यों दिखता था। जीना को कुछ हद तक ये बात हान के ऑफिस में नशा लेने के तरीके से समझ आ गई थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने उन दोनों से हाउ क्वांग फैमिली और गणतंत्र से और ज्यादा कनेक्शन रखने को कहा,
लेकिन गाइयस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हाओ क्वांग फैमिली गणतंत्र के तानाशाह को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा था, जो शासन के लिए एक कांटा भी था। इसलिए धमकी का मकसद हाओ क्वांग के पिता का सपोर्ट करना होना चाहिए था, जो कि सही होता। लेकिन इसके उलट धमकी का मकसद हाओ क्वांग के पिता को तबाह करना था। इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि इसका कारण ये था कि रेमेडियस उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल ने माना कि उनका अंदाजा सही था, क्योंकि रेमेडियस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमदर्दी रखता था और फिर उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व लीडर को हटाने में उनकी हेल्प की, जो तानाशाह से समझौता करना चाहता था, जिससे गद्दार को नया लीडर बना दिया गया और हाओ क्वांग ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा बेकाबू और क्रूर हो गया। इसलिए लेफ्टिनेंट कर्नल इस खतरे को बढ़ने नहीं दे सकते थे। गाइस और जीना के गाइड ने हाओ क्वांग ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करने के लिए रेमेडियस के मर्डर का मौका बनाने के लिए पिछली मीटिंग का अरेंजमेंट किया था। लेकिन उनका प्लान तब फेल हो गया जब कैप्टन ने रेमेडियस को खुद बचाने का फैसला किया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल चाहते हैं कि गाइस और जीना पीछे हट जाएं ताकि वे उनके रास्ते में ना आए। अगर मेहमान के पास उन दोनों को बचाने के लिए पानी की बंदूक है तो उन्हें ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है, वरना दोनों को ऑफिशियल तौर पर नेशनल गवर्नमेंट का सामना करना पड़ता। इसी बीच वेपन डीलर माविनो को पता चला कि वो फिलहाल चकलू के साथ बिजनेस कर रहा है। हान को ताज्जुब हुआ कि चकलू ये अधूरे प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है। कुछ सोचने के बाद उसे चकलू की असली पहचान का पता चला। लगता है सबको पहले से ही पता है, इसलिए मुझे अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पक्का रेमेडियस ही है। रेमेडियस की पहले जितनी भी तस्वीरें थीं, वे सब हाओ क्वांग ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते समय उसके अनुभवों से जुड़ी थी। रेमेडियस के इतने कॉन्फिडेंट होने का सबसे बड़ा कारण अन और नासिया का उस जालिम के जरिए बंदी बना लिया जाना था। उसने हताशा में रेमेडियस को आखिरी कीमत चुकाने का फैसला किया। इसी बीच वीना ने गायस के अकाउंट्स की जांच की और उसे पता चला कि गायस और जीना बिना सोचे समझे खर्च कर रहे थे। ये देखकर कि दोनों समझौता करने को तैयार नहीं थे, वीना ने उन्हें शांत किया और एक दूसरे से माफी मंगवाई। उन्होंने बहुत धीरे धीरे माफी मांगी, इसलिए वीना ने उनसे दोबारा ठीक से माफी मंगवाई। फिर वो काम पर चली गई और गायस को बताया कि उसे अगले दिन कुछ काम है और वो रागेल कॉर्पोरेशन जाएगी। इसके बाद गैयस और जीना दुकानदार की शॉप पर रुके और वहां उनकी मुलाकात अचानक जयबेरा और एगी से हुई। दोनों कुछ सामान खरीदने आए थे एंड जीना और एगी को जल्द ही पता चल गया कि पुरानी कला में उनका इंटरेस्ट एक जैसा है। गैयस ने देखा कि जयबेरा और एगी काफी क्लोज फ्रेंड्स लग रहे थे और जयबेरा ने बताया कि लैगॉन की कंपनी के ज्यादातर मेंबर्स एक दूसरे को फैमिली की तरह मानते हैं। तलाकशुदा और बेरोजगार होने की वजह से उसे लागोन ने अपने घर में पनाह दी। एगी भी लागोन को पिता जैसा मानती थी। यह सुनकर गैयस को लागोन की कंपनी का बेहतर मतलब समझ में आया। इसके बाद बॉस ने अनाउंस किया कि गैयस के टूल्स ठीक कर दिए गए हैं। उन्होंने गैयस को हाल ही में मिला हुआ एक पावरफुल जुसिकी भी दिया। उन्होंने दलील दी कि चूंकि गैयस अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल होता है, इसलिए उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया ताकि गैयस असरदार तरीके से लड़ सके। गैयस को बस इतना करना था कि वो जिंदा रहे ताकि वो उस आदमी को पैसे वापस कर सके। फिर उस आदमी ने गैयस को पर्सनल बातचीत के लिए अंदर बुलाया। उसने बताया कि उसने बिशप की अंगूठी की जांच की थी और वो 10,000 साल पुराने जीव की हड्डी से बनी थी। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने कहा कि अंगूठी में एक जिंदा जीव की तरह धड़कन है, इसलिए अगर गैयस मुसीबत नहीं चाहता तो उसे अंगूठी लौटा देनी चाहिए। उस दिन गैयस और जीना वीना से मिलने पार्क गए। वे थोड़ी देर बातें कर रहे थे कि तभी लागोन और उसके कुछ साथी वहां आ गए। वीना उन महिलाओं के साथ बातचीत करने चली गई और लागोन और गैयस को अकेले में बात करने के लिए छोड़ दिया। लागोन ने गैयस से पूछा कि क्या वो वीना के साथ फैमिली बसाने का इरादा रखता है। गैयस ने जवाब दिया कि वो किसी भी मोमेंट ड्यूटी पर मर सकता है, इसलिए उसने कभी शांतिपूर्ण लाइफ की उम्मीद नहीं की। लागोन ने गैयस से अपने पुराने साथियों को भूलकर एक नई शुरुआत करने का आग्रह किया। गैयस ने बताया कि उसकी टीम में पहले 5 मेंबर्स थे, लेकिन एक की मौत हो गई और दूसरे का हौसला टूट गया। एक इंसान चला गया और वहां केवल गैयस और जीना ही रह गए। जाने वाली थी क्यूलो, गैयस की एक्स गर्लफ्रेंड। ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में लैगन को मॉन्स्टर्स के बारे में वार्निंग मिली और उसे ये कहते हुए जाना पड़ा कि उसे फिलहाल खोए हुए गैयस की हेल्प की जरूरत नहीं है। उस शाम जीना के साथ रहते हुए गैयस ने एक जानी पहचानी खुशबू पहचानी। तब जीना ने गैयस से क्यूलो की असली पहचान के बारे में पूछताछ की। वो लागोन को जानती थी और गैयस ने उस दोपहर उसका जिक्र किया था और ऐसा लग रहा था कि गैयस उसे क्यूलो के बदले में ही देख रहा था। फिर उसने गैयस को घर भेज दिया और वापस लौटते समय उसे एहसास हुआ कि पास्ट से चिपके रहने की वजह से वो कितना बेबस था। गैयस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जीना पूरी रात जागती रही, लेकिन अपने दुख के बावजूद उसे काम पर जाना पड़ा।
इसी बीच गैयस और जीना को उनके रिप्रेजेंटेटिव लैगॉन ने एक मीटिंग में बुलाया। जीना खाने पर ध्यान दे रही थी, जबकि लैगॉन ने उन्हें याद दिलाया कि आज ही के दिन 2 महान एकमाओं की मुलाकात तय हुई थी। लैगॉन ने उन्हें बीते समय में सामने आए सभी मॉन्स्टर्स के बारे में बताया और उनका बंटवारा साफ था। ग्रुप को शक था कि 2 महान एकमाओं द्वारा रखी गई पार्टी उनके पता चलने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उन्हें इन एकमाओं के असली नेचर का भी पता नहीं था कि वे किसी दूसरे आयाम से आए थे या इसी दुनिया से। अगर वे सच में इसी दुनिया से आए थे तो उन्हें इससे किसी न किसी तरह का कनेक्शन बनाना जरूरी होगा। तभी 2 अकमा कैरेक्टर्स सामने आए और बेशर्मी से बगल वाली मेज पर बैठ गए और उनसे कहा कि जब तक वे अपना खाना खत्म न कर लें तब तक वे हिले डुले नहीं। वे लड़ने नहीं आए थे और दावत के नियमों की रिस्पेक्ट करते थे। सबसे पहले वे उन्हें दावत के बारे में समझाएंगे, उन्हें ये बताएंगे कि ये वास्तव में किसी के जरिए रचा गया एक बड़ा जादू का खेल था। उनका मिशन जादूगर को, या यूं कहें कि उस इंसान को जिसने एकमा को इस दुनिया में लाया था, खत्म करना था। उन्हें श्राप के पूरे नियमों का पता खुद लगाना था। उन्होंने जियोस को अंगूठी सेफ रखने की याद दिलाई और फिर चले गए। लैगन नए सामने आए मॉन्स्टर से निपटने के लिए एक्स्ट्रा सोल्जर्स को बुलाने के लिए वापस चला गया। इसी बीच वीनो ने जियोस को फोन करके बताया कि उसे नई जानकारी मिली है। वीनो को हैमर ऑफ रेडियंस की लोकेशन पता चल गई थी, लेकिन वेपन डीलर ठिकाने तक पहुंचने से पहले ही मर चुका था। जीना ने जादू का यूज करके ये तय किया कि दरवाजे के पीछे कोई नहीं है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के पहले अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे चलते हुए दोनों को बूढ़ा आदमी देखकर ताज्जुब हुआ। वो और ट्रुंगता दोनों इस बात से हैरान थे कि वार्निंग के बावजूद कि वे इस मामले में दोबारा शामिल ना हो, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। जियोस ने दलील दी कि उन पर उनकी बात मानने की कोई मजबूरी नहीं है, ऑटोमेशन, और बाद में उन्हें वहां रेमेडियस की डेड बॉडी देखकर ताज्जुब हुआ। पैसेंजर की इमेज भी सामने आई, लेकिन यह केवल उसका छोड़ा हुआ मैसेज था। उसने दावा किया कि उसने जानबूझकर उन्हें यहां बुलाया था ताकि वो रेमेडियस की आखिरी ख्वाहिशें सुन सके। ऐसा लगता है कि हीरो ने खुलासा किया है कि हैमर ऑफ ग्लोरी और उसका बेस शुरू में साम्राज्य के जरिए बनाया गया था। पिछले लेन देन पर हमला साम्राज्य के घोटाले को छिपाने के लिए किया गया था। जीना ऐसा सोचती है, लेकिन जियोस कंफर्म करता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर साम्राज्य तानाशाह को खत्म करना चाहता था तो उनके पास रेमेडियस को खत्म करने की कोशिश करने का कोई रीजन नहीं था। मुझे यकीन है कि उन्होंने उनसे पूछा होगा कि क्या वे जानते हैं कि रेमेडियस ने साम्राज्य और रागेल कॉर्पोरेशन को क्यों छोड़ दिया, जिसे बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। स्पेशल फोर्सेस को तो यकीनन पता है, लेकिन जियोस को नहीं, इसलिए मैं शायद उन दोनों को ही रेमेडियस की कहानी सुनाऊंगा। रेमेडियस ने बताया कि उसने 2 जुसिकी वेपन्स इकट्ठे किए थे। इस वेपन में 2 दुनियाओं को जोड़ने की एबिलिटी है। अपने मैसेज में रेमेडियस की मौत नफरत और सबकी बर्बादी की दुआ से भरी हुई थी। रेमेडियस का बदलाव उस जालिम को देखकर हुआ जिसने उसके प्यारे साम्राज्य डायनासिया को छीन लिया था। रेमेडियस ने भाड़े के सैनिकों की एक झूठी कहानी का यूज उस कॉर्पोरेशन से बदला लेने के लिए किया जिसने उसके डायनासिया को इतने जख्म दिए थे। तभी जियोस को याद आया कि वीना इस समय उसी आइलैंड पर थी। जियोस ने वीना को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जीना उनके बारे में सब कुछ जानती थी। अगर कोई भी आइलैंड छोड़ता तो दोनों मिसाइलें तुरंत एक्टिव हो जाती। जियोस अब बहुत निराश था और मानता था कि वो अपने आसपास के हर इंसान के लिए सिर्फ मौत लेकर आता है। जीना करती थी कि उसे जियोस की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि जियोस शांत हो जाए और इस सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता निकाले। फिर दोनों लागोन की कंपनी गए और लागोन के वाइस प्रेसिडेंट से बात की। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि रेमेडियस के जरिए खोजा गया वेपन कितना डेंजरस था। इससे मॉन्स्टर्स की दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा, जिससे उस लोक में मौजूद जहरीली गैस बाहर फैल जाएगी। ये मॉन्स्टर्स की दुनिया है और छोटे से लेकर बड़े तक हर साइज के मॉन्स्टर इस जहरीली गैस को असली दुनिया में रिलीज करेंगे। गैस के कांटेक्ट में आने के 1 मिनट के अंदर ही इंसानी शरीर में असहनीय दर्द होने लगेगा। 2 मिनट बाद विक्टिम की पूरी बॉडी से भारी ब्लीडिंग होने लगेगी और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाएगी। उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। मिसाइलों की मारक क्षमता 600 मीटर तक थी और अगर दूसरे आइलैंड पर मौजूद दोनों मिसाइलों में ब्लास्ट हो जाता तो आइलैंड पर मौजूद सभी 1200 लोग मारे जाते। आइलैंड के पास रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने का ऑर्डर दिया गया था। मेयर ने आइलैंड के सारे कनेक्शन काट दिए थे और उन्हें वहीं बेसहारा छोड़ने का फैसला किया था। इजी का मानना है कि उन्हें मिसाइलों के लॉन्च होने से पहले ही उन्हें ढूंढ लेना चाहिए और भले ही उन्हें सटीक लोकेशन का पता नहीं है, लैगन फिर भी एक्शन लेना चाहता है। मिसाइलें 2 घंटे में ब्लास्ट हो जाएंगी। इसके बाद जियोस और जीना सिचुएशन का जायजा लेने जाते हैं और देखते हैं कि लोग अभी भी सेफ जगहों पर जा रहे हैं। जियोस अचानक वीना से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। उसे ये जानकर राहत मिलती है कि वो ठीक है, पिछली रात की बात के लिए माफी मांगता है और फिर जीना से मिलने चला जाता है।
जियोस जीना से पूछता है कि क्या वो अपनी उड़ने की एबिलिटी का यूज करके वीना को बचाने में उसकी हेल्प कर सकती है, और जीना मान जाती है। जियोस वीना से पर्सनली माफी मांगने का फैसला करता है और उसे वीकेंड पर अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। वीना को जियोस कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो एग्री हो जाती है। सिग्नल फिर से टूट जाता है और जियोस अब शांत होकर रेमेडियस के नजरिए से सिचुएशन पर दोबारा सोचता है। फिर उसे कुछ बातें समझ में आईं और वो लैगॉन की टीम को इन्फॉर्म करने के लिए उनके पास गया। पता चला कि रेमेडियस ने ही उन 2 एकमा जीवों को पकड़ा था। उन 2 एकमा जीवों ने अपने वेपन्स के लिए एनर्जी इकट्ठी करने के लिए इतने छोटे झुंड बनाए थे जो इंसानों को मार नहीं सकते थे। और मुमकिन है दोनों महान एकमा ही 2 वेपन्स का सेंटर होंगे, लेकिन रेमेडियस शायद दोनों महान एकमा की मर्जी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और चूंकि दोनों एकमा पहले से ही अपने मजे के लिए उनसे लड़ना चाहते थे, इसलिए वे इस कमजोरी का फायदा उठाकर सिचुएशन को अपने पाले में कर लेंगे। इसके बाद जियोस ने उन जगहों को चेक किया जहां मॉन्स्टर सामने आए थे। हर जगह का अपना एक एनिमल सिंबल था, और रेमेडियस जिन चेस की मोहरों का यूज करता था वे सभी जानवर थे। और सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा ब्रॉन्ज था, एक बिशप जो पहले रेमेडियस से मिल चुका था, और वो जानता था कि रेमेडियस ने अब अपनी इंसानियत को छोड़कर ब्रॉन्ज का मॉन्स्टर रूप ले लिया है। इसके बाद जियोस ने चेस की उसी पोजीशन को फॉलो किया जिसका यूज रेमेडियस ने चैंपियनशिप जीतने के लिए किया था। आखिरी चाल वो जगह थी जहां से उसके मुताबिक मिसाइल दागी जाएगी, क्लॉक टावर। 1 घंटे में मिसाइल दागे जाने के समय लेगॉन फैमिली ने अपनी पूरी आर्मी को क्लॉक टावर के पास इकट्ठा कर लिया और हमले के लिए रेडी हो गए। उन्होंने कहा कि उनका सामना 2 महान एकमा से होने वाला है, इसलिए अगर कोई डरकर पीछे हटना चाहे तो वे कोई रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन लेगॉन्स टीम में सभी एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए किसी ने भी हार नहीं मानी। अगर कोई टाइम लिमिट पार करके पहले छोटे मॉन्स्टर से भिड़ जाता तो वो चेस के बोर्ड पर एक प्यादे की तरह होता। जाबिरा ने अपना हमला तेज करते हुए ज्यादातर मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। फिर वॉरियर्स जंग में उतरे। इजी ने हमले को रोककर एक मॉन्स्टर को मार गिराया और जियोस ने पलक झपकते ही दूसरे को ढेर कर दिया। इसके बाद बिशप जंग में आए और लैगन्स ने उनके हमले को भी रोक दिया। उसने उसे हवा में उछाला ताकि जीना हमला करके उसका पैर काट सके, और जब वो गिरा तो लैगन्स ने तुरंत उसे खत्म कर दिया। बिशप को रेमेडियस पर दया आई क्योंकि वो एक बार चेस के गेम में रेमेडियस से हार चुका था। काश रेमेडियस रागेल कॉर्पोरेशन का बॉस बन गया होता तो उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता। टीम के साथ वापस आकर रास्ता साफ करते समय उनका सामना पहले एकमा से हुआ। गैलन ने जियोस की टीम पर एक पावरफुल फायरबॉल दागा। हालांकि वे उसे रोकने में कामयाब रहे, लेकिन अगर वे कुछ नहीं करते तो वो आगे रास्ता साफ कर रही जीना पर और फायरबॉल्स दागता। लेकिन उसने आसानी से उसके हमले को रोक दिया और उसे फाइट के लिए नीचे खींच लिया। पूरी टीम जीना के पीछे पीछे गई और उन्हें गैलन के अखाड़े में ले जाया गया। फिर उसने अपना रूप बदला और 4 और हाथ बाहर निकाल लिए। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद इजी का एक हाथ कट गया। जियोस, जीना और लैगन तीनों उसके हाथों में जकड़ गए। जियोस के पास उससे लड़ने का एक तरीका था, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं होता। वैसे भी जीना को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि गैलन जंग के देवता की तरह पावरफुल था, और अगर वे आमने सामने लड़ते तो वे 1200 जिंदगियों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा पाते। फिर जियोस ने लैगन के सिगार लिए और उनमें आग लगाकर उन्हें गैलन की तरफ फेंक दिया। उसने अनजाने में ही सारा धुआं अंदर खींच लिया, और फिर बाद की लड़ाई के दौरान वो अचानक ही बेसुध हो गया, जिससे उसकी एक कमजोरी सामने आ गई और लैगन को उसकी सिक्योरिटी तोड़ने का मौका मिल गया, जिससे पूरी टीम ने गैलन पर तगड़ा हमला कर दिया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे हार माननी पड़ी। जीना ने उसे खत्म करने का जिम्मा संभाला और फिर टीम आगे बढ़ गई। बाद में उन्हें ताज्जुब हुआ कि जियोस ने ये कैसे किया, और उसने बताया कि गैलन की बॉडी में जंगली जानवर जैसा नेचर था। सिगार में कुछ चीजें नेचुरल कीटनाशक के रूप में यूज होती थी, इसलिए उसने उनमें थोड़ा सा बदलाव किया और गैलन को उन्हें सांस के साथ अंदर लेना पड़ा। लॉगॉन चाहता था कि इजी यहीं रुककर ठीक हो जाए और जाबिरा उसकी केयर करे, लेकिन इजी आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए जाबिरा को उसे बेहोश करना पड़ा। बाकी तीनों ऊपर वेट कर रहे आखिरी मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच हमें रेमेडियस की याद आती है कि जालिम से बच निकलने के बाद जिसने उन दोनों को कड़ाके की ठंड में अधमरा छोड़ दिया था, नासिया ने रेमेडियस की जान बचाने के लिए खुद मरने का ऑफर दिया। उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि रेमेडियस उसकी जगह गणतंत्र को आजाद करा सके, और फिर उसने एक नुकीले पत्थर से अपनी नस काट ली। जब बचे हुए साथियों ने रेमेडियस को पाया तो उसने खुलासा किया कि उसने जिंदा रहने के लिए नासिया को खा लिया था, और ठीक किसी कहानी की तरह रेमेडियस आदमखोर बन गया जिसे उसने खा लिया था। उसकी विश पूरी करने के लिए तैयार होने के बाद रेमेडियस ने खुद को मरा हुआ और अब एक आदमखोर मान लिया। क्लॉक टावर पर एक ब्लास्ट हुआ। एम्पुरा के हमले में जियोस की टीम जख्मी हो गई। उसने जियोस और लागोन के कंधों को पत्थर में बदल दिया और जीना के एक हाथ में जहर फैला दिया।
जियोस ने एम्पुरा को एक सांप के रूप में देखा और सोचा कि उन्होंने उसे हरा दिया है, लेकिन वो फिर से वापस आ गया। उस पर लगातार हमले होते रहे, फिर भी वो दोबारा जिंदा हो जाता था। जियोस समझ गया कि ये सांपों की तरह अपनी कैंचुली उतारकर हर बार और ज्यादा पावरफुल बनने का प्रोसेस है। जियोस को एहसास हुआ कि उसे खत्म करने का एकमात्र रास्ता अंदर से ही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने गैलन के साथ किया था। लेकिन अब उसे कोई प्लान समझ नहीं आ रहा था। तभी गैलन भेष बदलकर वापस आया। उसने कहा कि वो फेल हो गया है और चाहता है कि एम्पुरा खाना खाए और ड्रिंक करे। एम्पुरा ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत गैलन को सही जगह सेट कर दिया। अब दोनों वॉरहेड कोर एक हो गए थे। एम्पुरा ने तेजी से एक वॉरहेड हवा में दागा, जिससे लैगन को उसे पकड़ने के लिए जाल फेंकना पड़ा। एम्पुरा ने पीछे से उस पर वार किया, लेकिन लैगन के गिरने से पहले ही जियोस ने वॉरहेड को तबाह कर दिया। बदकिस्मती से 2 मिसाइलें थीं और एम्पुरा ने तुरंत बची हुई मिसाइल दाग दी। जीना ने अपनी उड़ने की जादुई पावर का यूज करते हुए जियोस को साथ लेकर उनका पीछा किया। एम्पुरा ने जल्दी ही जियोस को चाकू मारकर जख्मी कर दिया और फिर जीना को समंदर में फेंक दिया। जीना ने किसी तरह अपना बैलेंस वापस पाया और फिर से उड़ने लगी, लेकिन मिसाइल ब्लास्ट हो गई, जिससे आसमान में एक जादुई कमरा बन गया। एम्पुरा को भरोसा था कि उसने रेमेडियस के साथ अपनी डील पूरी कर ली है और उसने अपने जैसे जीवों को इस दुनिया में बुलाया। लेकिन जियोस अब एम्पुरा द्वारा यूज किए गए जादू के तरीके को समझ गया था। वो जानता था कि वो अमर नहीं है और उसने आग की एक पावरफुल लपट छोड़ी, जिसने पूरे ग्रेट एक्मा और आसमान में बने जादुई घेरे को जला के राख कर दिया। लेकिन मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं था, क्योंकि स्पेशल टीम ने पहले ही 2 कदम आगे बढ़कर एक्मा और जियोस की टीम दोनों को खत्म कर दिया था। पहला वॉरहेड नकली था और दूसरा असली वॉरहेड अब लॉन्च किया जा रहा था। लेकिन अचानक मेनलैंड से किसी ने बिजली की स्पीड से हमला करके वॉरहेड को तबाह कर दिया, जिससे जियोस को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। थकान की वजह से जीना बेहोश हो गई, लेकिन दोनों सेफली होश में आ गए और जियोस का वीना से मिलन हो गया। वीना दौड़कर जियोस को गले लगाने लगी, ये जानते हुए कि वो उसके लिए एक बार फिर मौत के मुंह से बाहर आया है। पिछली रात की घटना के कुछ दिनों बाद जियोस और वीना के बीच पैचअप हो गया। उसने जियोस और जीना के बीच सुलह कराने के लिए एक डिनर पार्टी रखी, लेकिन उसने यही कहा कि उनके बीच कोई असली प्रॉब्लम नहीं थी। वे बस एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं आना चाहते थे, एक दूसरे को दोस्त के बजाय कलीग मानते थे। कुछ देर बाद जाबिरा और इजी भी वहां आ गए। हैरानी की बात यह थी कि जाबिरा और वीना एक दूसरे को पहले से जानती थीं, और जाबिरा को यह उम्मीद नहीं थी कि वीना और जियोस का कनेक्शन एक ही इंसान से होगा। तभी जियांग सामने आई और उसी ने इजी का हाथ दोबारा जोड़ा। साथ ही वो जाबिरा की बहन भी थी। जियोस ने नोटिस किया कि दोनों का पास्ट कुछ मिलता जुलता था। एक के कई अजीब पर्सनालिटीज थी, जबकि दूसरी को दूसरों के इंटरनल ऑर्गन्स निकालने का शौक था। जियोस जानता था कि जब इतने सारे जुसिकी यूजर इस तरह इकट्ठा होते हैं तो खून खराबे का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उसने सबके लिए एक गेम तैयार किया। वे सब एक साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। वे सब मिलकर काउंटिंग करेंगे। जो भी 100 गिन लेगा वो हार जाएगा, और हर इंसान नियम के मुताबिक 1 से 3 तक जितनी चाहे उतनी काउंटिंग कर सकता था। जियोस पहले ही राउंड में हार गया, जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था। उसे लगा कि आगे चलकर पेनल्टी और भी सीरियस हो जाएगी, इसलिए शुरुआत में ही हारने से उसे हल्की सजा मिलेगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पूरा ग्रुप उसे बेरहमी से मारने और फिर उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लेने की ताक में बैठा था। खुशनसीबी से वीना सही समय पर लौट आई और उसने बाकी लोगों को जियोस को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। फिलहाल जियोस की जान बच गई और उसने बदला लेने का मौका ढूंढने का प्लान बनाया। फिर उसने वीना को तारे गिनने को कहा और जियोस ने 99 तक काउंटिंग की। इस नियम की पेनल्टी वीना को भुगतनी पड़ी और जियोस ने जीना को अपनी दुल्हन के बारे में सच कबूल करने के लिए मजबूर किया। शर्मिंदगी से बेहोश होने से पहले जीना मुश्किल से आधा सेंटेंस ही बोल पाई। गेम जारी रहा और वो तीसरे राउंड में हार गई। जियोस ने उसे सजा दी और फिर वीना हार गई। जाबिरा ने उसे एक छोटी बच्ची होने का नाटक करने के लिए मजबूर किया ताकि जाबिरा उसके साथ खेल सके। गेम जारी रहा और सिचुएशन और भी खराब होती गई और आखिरी राउंड तक आते आते वीना पूरी तरह नशे में लग रही थी। इजी को लगा कि इतना काफी है, लेकिन जियोस और जीना ने उसे चुप न रहने पर निशाना बनाने की धमकी दी। और आखिर में हारने वाली जाबिरा थी, जिसे सबके सामने एक मैजिकल गर्ल का रूप लेने के लिए मजबूर किया गया। जाबिरा को यह करना ही पड़ा, भले ही ये बेहद शर्मनाक था। जाबिरा पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी बनाई हुई लाइफ अब बिखर रही थी। लेकिन वीना जाबिरा को उस दोपहर की घटना के बाद इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। सबके चले जाने के बाद जीना और जियोस मेन मुद्दे पर लौट आए। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम उनसे और क्या चाहती। फिर वे दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल की कार में बैठकर क्वीन से मिले।
उन्हें पता था कि क्वीन इस मामले में शामिल है। विनो को वेपन डीलर और हैमर ऑफ ग्लोरी के ठिकाने का पता लगाने में क्वीन द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन का ही हाथ था। और जब वेपन डीलर का कोई यूज नहीं रह गया तो क्वीन ने उसका इस्तेमाल इस तरह किया जैसे मानो हैमर ऑफ ग्लोरी ने किया हो। अब क्वीन को समझ आ गया था कि बिशप को जियोस में इंटरेस्ट क्यों था। फिर वो जानना चाहता था कि सरकार सीक्रेट तरीके से रेमेडियस को क्यों खत्म करना चाहती थी और रेमेडियस अपनी टीम और सरकार दोनों से इतनी नफरत क्यों करता था। जियोस और जीना को ये समझने में देर नहीं लगी कि सरकार ने रेमेडियस को इस बुरी हालत में लाने में जालिम की हेल्प की थी। क्वीन ने साफ कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सरकार गणतंत्र के नीचे मौजूद खनिजों का फायदा उठाकर जुस्की बनाने के लिए सामान जुटाना चाहती थी। उसने तानाशाह के साथ पार्टनरशिप इसलिए की क्योंकि हैमर ऑफ ग्लोरी का खनिजों को शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। एक बार डेमोक्रेसी सत्ता में आ जाए तो गणतंत्र के रिसोर्सेज उनके हो जाएंगे और क्वीन को डेमोक्रेटिक गणतंत्र की जरूरत नहीं थी। वो राजशाही चाहती थी ताकि वो आसानी से कंट्रोल कर सके। उसने रेमेडियस को बंधक रहते हुए ही खत्म करने का फैसला इसलिए किया ताकि रागेल ग्रुप उसके खिलाफ बगावत न कर सके। ये आखिरी फैसला खुद बिशप ने लिया था और जिस महिला को जियोस ने पहली बार साथ लिया था वो असल में बिशप के भेष में बिशप ही थी। जियोस को अब ये एहसास हो गया है कि साम्राज्य की पूरी रॉयल फैमिली ड्रैगन कम्युनिटी से है। उन्होंने जियोस और जीना के साथ ये सारे सीक्रेट्स इसलिए शेयर किए थे ताकि ये देखा जा सके कि उनकी साजिश से बचा हुआ इंसान कैसी प्रतिक्रिया देगा। इसके बाद क्वीन बिशप से मिलने गईं और उन्हें समझ नहीं आया कि बिशप जियोस और जीना को इतना पसंद क्यों करते हैं। जियोस और जीना ने गणतंत्र में जालिम राजा के राज्याभिषेक प्रोग्राम को देखा जहां बिशप और क्वीन दोनों मौजूद थे। जब दोनों लड़कियों ने जालिम राजा को फूल दिए तो फूल अचानक ब्लास्ट हो गए, मानो उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन एक प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से वो बच गया। तभी प्रोग्राम के बीचों बीच स्पेस वॉर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और अचानक सामने आ गया। मुमकिन है इसमें जियोस और जीना के सीन भी शामिल थे। उसने बताया कि क्लॉक टावर पर हुई लड़ाई तीनों वॉर बॉम्ब सिर्फ एक दिखावा थे ताकि वो वेपन्स को वापस गणतंत्र में ले जा सके। वो उन्हें ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि ये शहर चेस का बोर्ड है। वहीं से उसने सब कुछ भड़काया। उसने उन्हें इस बात को लेकर उलझन में डालकर बहुत ही चालाकी से चाल चली होगी कि गोले साम्राज्य में यूज किए जाएंगे या गणतंत्र में। और अब जब जालिम और उसके समर्थक मर चुके हैं तो नई गणतंत्रवादी जनता का जन्म होगा। जियोस को भी पूरा यकीन था कि वो रेमेडियस ही है, लेकिन उसने सोचा कि रेमेडियस तो बस उस पुराने राज का हिस्सा है जिसे उसने दफना दिया था। छिपने की जगह में वे जिसे देखने वाले थे वो असल में हैमर ऑफ ग्लोरी का पूर्व लीडर था जिसे उसने पावर से हटा दिया था। और इस कोशिश में क्यूलो खुद जख्मी हो गई, इसलिए क्यूलो को उसका इलाज करके अपनी गलती सुधारनी पड़ी। जीना को उम्मीद थी कि जल्द ही क्यूलो से उसकी जबरदस्त फाइट होगी। डायरेक्टर वापस आ गए हैं और उन्होंने पूरी टीम के लिए एक फोटो को चुना है जिसे इस एपिसोड के थीम के रूप में यूज किया जाएगा। तो भाई लोग, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आप लोग इस सीरीज का सीजन 2 चाहते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट कर दो ना यार।